Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay, so we are supposed to start with the blood supply of the brain today. Huh? Okay. Uh, ठीक है. So let's first finish this thing, blood supply of brain and all. उसके बाद में we'll be starting with this thing. तो यहाँ पे we will be covering the scales of neuro examination and then we will be starting with the neurological conditions. Okay. So first of all, let's cover up the blood supply of brain and a little bit of something about the sympathetic and the parasympathetic nervous system. Okay. I hope the screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Okay. Okay, so of course, as the name suggests that here we are supposed to talk about the blood supply of the brain. Just let me bring this here. Okay. हाँ ठीक है. So first of all, okay, don't bother about these these diagrams. Okay, so we'll be talking about this thing from this particular diagram. ठीक है. इस diagram से हम बात करेंगे about blood supply of brain. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, मतलब जैसे ब्रेन के ब्लड सप्लाई के लिए, और वी कैन से फॉर द ब्लड सप्लाई फॉर डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन. We can see that we have got different arteries, and basically we need to talk about those arteries, like how they are situated, and apart from that, what is the name given to each particular artery, ना उसका नाम क्या है. एंड देन इजीली वी कैन फिगर आउट कि कौन से ब्रेन के सेक्शन के लिए कौन सा आर्टरी जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ दैट मैंने यहाँ पे ये वाला डायग्राम इसलिए लगाया था. आई होप अगर ये सबको सबको समझ आए कि एक तो मीडियली फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्राइंग टू शो यू दीज टू आर्टरीज जो ब्लैक में यहाँ पे दिखाया गया है ना. दीज टू आर द वर्टिब्रल आर्टरीज. हमने हमने सर्वाइकल स्पाइन में बात करी थी वर्टिब्रल आर्टरीज की. आई होप सबको याद Yes, sir. है ना. एंड वो कहाँ से पास कर रही थी? थ्रू द ट्रांसवर्स फोरामेन. Vertebral foramen. हाँ Yeah, एग्जैक्टली. हाँ, transverse. वर्टिबल फोरामेन, और यू कैन से नॉट द वर्टिबल फोरामेन बट द ट्रांसवर्स फोरामेन, Transverse. है ना, Yes, ट्रांसवर्स sir. फोरामेन ना. एंड ट्रांसवर्स फोरामेन कौन से सर्वाइकल वर्टिब्रे में था? C1. First and second vertebra. एग्जैक्टली. फर्स्ट. हाँ हाँ, है ना, फर्स्ट टू सिक्स्थ वर्टिब्रा. सेवंथ में नहीं था ना. एंड दैट्स वाई सेवंथ वाज अगेन, दैट वाज वन ऑफ द रीजन वाई सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा वाज एटिपिकल टाइप ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, बिकॉज उसके पास टिपिकल फीचर्स ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो एबसेंट था, है ना. ओके. तो फ्रॉम C6, इसको मैं अगर एक बार इमेज में भी दिखा देता हूँ सबके लिए. वर्टिब्रल आर्टरी. ओके. हाँ देखो, मैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ ना. फ्रॉम फ्रॉम सो यू कैन से हेयर. ठीक है, इसमें थोड़ा और अच्छे से विजिबल है. आई होप सबको सबको इमेज विजिबल है. Yes, sir. ठीक है. ओके. सो दिस वन आई थिंक, हाँ, दिस वन इज सपोज टू बी द C7, है ना. C7 ये वाला है. बट फ्रॉम C6, 6, 5, 4, 3, 2 एंड देन 1, है ना. तो फ्रॉम सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा द ट्रांसवर्स, थ्रू द ट्रांसवर्स फोरामेन, हमारी वर्टिबल आर्टरीज जो है दोनों साइड पे बाइलेटरली दे एंटर, एंड देन बेसिकली ऊपर जाके सर्वाइकल C1 वर्टिब्रा के ऊपर जाके दे बोथ, है ना, दोनों जो वर्टिबल आर्टरीज है दे बोथ मर्ज, एंड इवेंचुअली दे मेक दिस पर्टिकुलर आर्टरी दैट इज कॉल्ड एज द बेसिलर आर्टरी, है ना. तो मैं इस आर्टरी की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है. तो हे वी कैन सी, तो यहाँ पे आप देखना चाहो, या फिर वी कैन सी दिस हेयर, है ना. तो हमारे वर्टिब्रल आर्टरीज जो है, जो कि हमारा ट्रांसवर्स फोरामेन और सर्वाइकल वर्टिब्रा से पास करती है, एंड देन इवेंचुअली दे बोथ मर्ज टुगेदर, एंड देन दे मेक दिस आर्टरी दैट इज कॉल्ड एज द बेसिलर आर्टरी. आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को ना, बेसिलर आर्टरी तक. Clear. ठीक है. ओके. ठीक है. तो वर्टिबल आर्टरीज तो हमें हमें पता थी पहले से, एंड दे बोथ मर्ज एंड दे मेक अप द बेसिलर आर्टरी. ओके. नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे एक चीज़ जो कि बहुत कम लोग इस चीज़ की बात करते हैं, ये दिस इमेज इज इन 2D व्यू, है ना. ये 2D में अवेलेबल है. बट ऑफकोर्स अगर हम एक्चुअली में अगर हम देखते हैं तो ये ब्रेन स्टेम जो है, ये ब्रेन स्टेम तो थर्ड डायमेंशन में है ना. मतलब दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, एंड जो ब्रेन स्टेम है ये तो हमारी तरफ आना चाहिए ना, जेड एक्सिस के अलोंग. ये किसको समझ नहीं आया? Yes, sir. ये समझ आया. मतलब आई एम सेइंग कि अगर हम ये बेस ऑफ स्कल या फिर इन्फीरियर व्यू, सॉरी नॉट स्कल,
मतलब बेस ऑफ द ब्रेन या इंफीरियर व्यू ऑफ ब्रेन से अगर हम इसको देख रहे हैं, है ना, तो वी कैन सी ऑल दिस स्ट्रक्चर, है ना। इवन इवन यहाँ पे हमने हमने इस रीजन की बात भी करी थी, दिस वाज द इंटर पेडेंकुलर फोसा, सबको अगर याद हो तो। हमने Yes, हमने कहा sir. है ना इंटर पेडेंकुलर फोसा, है ना, इंटर पेडेंकल, पेडेंकल मतलब 2 फीट के बीच में जो फोसा, जो डिच जो जगह पर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटर पेडेंकुलर फोसा ना। तो बेसिकली ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर हम देख रहे हैं, तो ये जो ब्रेन स्टेम है, दिस इज सपोज टू कम आउटसाइड द स्क्रीन, स्क्रीन से बाहर हमारी तरफ होना चाहिए ना, जेड एक्सिस है ना, थर्ड टाइम। तो इट मीन्स कि जो वर्टिबल आर्टरी एंड जहाँ पे वो दोनों मीट करती है एंड मेक्स अप द बेसलर आर्टरी, इट इज सपोज टू बी अ बिट, यू कैन से, मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ होना चाहिए ना। सबको इसे समझ आ रही है कि नहीं? मतलब ठीक है, मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि ओके, लेट्स से मैं इस तरह से वी कैन सी दिस, कि अगर ये हमारा ब्रेन का इंफीरियर व्यू अगर हम देख रहे हैं, बेस ऑफ द ब्रेन की हम बात कर रहे हैं ना, एंड वी कैन सी कि 2 वर्टिबल आर्टरीज है जो कि ऊपर जाती है एंड इवेंचुअली दे मेक अप दैट, मतलब दे मर्ज एंड मेक अप द बेसलर आर्टरी। तो इसका मतलब वर्टिबल आर्टरीज तो इन्फीरियर सुपीरियर, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे ना, क्रेनियली डायरेक्टेड थी, एंड उसके बाद में हमारा बेसलर आर्टरी ऐसे हो गई, मतलब वहाँ पे इसके बाद बेसलर आर्टरी हमारी कर्व हो गई, एंड उसके बाद बाकी सारा जो सर्कल ऑफ विलिज है वो ऐसे प्रेजेंट है, मतलब पूरा का पूरा सर्कल ऑफ विलिज का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे वर्टिबल आर्टरी जो है वो इस तरह से वर्टिकली सिचुएटेड है। ये सबको समझ आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, इसके बारे में सोचा था किसी ने? नहीं, है ना, देखो है ना, ऑफ कोर्स इट इज ऑब्वियस ना कि वर्टिबल आर्टरीज आर सपोज टू बी गोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स, है ना, एंड उसके बाद बाकी स्ट्रक्चर जो है इट इज सपोज टू बी अलोंग, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है द सर्कल ऑफ विलिज इट इज सपोज टू बी अलोंग द ट्रांसवर्स प्लेन, है ना, इट इज सपोज टू बी अलोंग अलोंग द ट्रांसवर्स प्लेन ना, एंड उसके बाद में जो वर्टिबल आर्टरीज है वो हमारी वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। ओके, सो आई होप यहाँ तक हमें समझ आ गया, एंड देन वर्टिबल आर्टरीज दे मर्ज अप एंड दे मेक अप द बेसल आर्टरी, यहाँ तक हमारा क्लियर है। नाउ वी कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द आर्टरीज जो कि हमारी सेरिब्रम या सेरिब्रल रीजन को, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हमारा सप्लाई कर रही होगी। देन वी कैन टॉक अबाउट सर्टेन आर्टरीज जो कि हमारा सेरेबेलम को सप्लाई करेगी, एंड देन अबाउट सर्टेन आर्टरीज जो कि हमारा ब्रेन स्टेम को सप्लाई करेगी, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द आर्टरी जो कि हमारे सेरेब्रम को सप्लाई कर रही है, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि वो किस तरह से कनेक्टेड है आपस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है वी कैन सी सिंपल, मतलब अगर हम वी कैन सी दिस स्ट्रक्चर, है ना, मतलब एक्सेप्ट दिस वन ना, यहाँ पे हमारा सेरेबेलम हटा के दिखाया गया है, यहाँ पे सेरेबेलम को थोड़ा बहुत दिखाया गया है, बट वी हैव टू जस्ट रिमूव इट, है ना, सेरेबेलम को भी अगर हम रिमूव कर रहे हैं एंड ब्रेन स्टेम को भी अगर हम रिमूव कर रहे हैं, तो वी कैन सी द सेरेब्रल स्ट्रक्चर। तो वी कैन सी कि we have got 3 different arteries for the blood supply of the cerebrum, है ना। We have got the anterior cerebral artery, then we have got the middle cerebral arteries, and then we have got the posterior cerebral arteries। यहाँ तक क्लियर है? anterior cerebral artery, आर्टरीज यू कैन से ना, पेयर में प्रेजेंट है, तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, मिडल सेरेब्रल आर्टरीज एंड द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। एंड इनका अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं, कौन कौन से विच आर लाइक द रीजन्स which are being supplied by these arteries, so you can say that the anterior cerebral arteries, they supply majorly the medial section, medial part of the frontal lobe. Then we can say the middle cerebral arteries, it supplies mainly the temporal lobe, along with that some part of the frontal lobe as well. And then you can say कि posterior cerebral arteries, it supplies mainly the occipital region of the cerebrum, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? द एंटीरियर, देखो सेम चीज़ को अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, देन वी हैव गॉट द मिडल सेरेब्रल आर्टरीज, एंड देन वी हैव गॉट द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, जो कि सोलली हमारा सिर्फ सेरेब्रल स्ट्रक्चर को सप्लाई करने के लिए बनी हुई है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है, ओके, एंड इवेंचुअली वी कैन सी कि ऑफ कोर्स ऑल these structures are interconnected, and that's why we can say that anteriorly both the anterior cerebral arteries, they are connected by a connecting artery, or you can say a communicating artery, that is called as anterior communicating artery na, anterior communicating, or you can say anterior connecting artery, we call it as anterior communicating artery. Likewise
so as to connect the middle and the posterior cerebral arteries, we have got these pair of arteries which are called as posterior communicating arteries, है ना. तो again posterior communicating arteries, and then we have got the anterior communicating artery, which you can say anterior communicating artery, it connects the anterior and the middle cerebral artery, and then we have got the posterior communicating arteries which are connecting the middle and the posterior cerebral arteries. यहाँ तक कोई डाउट? फिर से बताऊं कि क्लियर हो रहा है? क्लियर है. क्लियर है. आई थिंक ये सबने मतलब याद किया होगा डायग्राम एग्जाम के लिए ना. ठीक है. बट आई ठीक है, आई होप सबको ये चीज़ समझ आ रही है. ठीक है. And then so eventually they all like they are connected with each other, and they make a circular, like more or less like a circular like structure, and that's why we call it as circle of Willis. And इसका हमने रीज़न भी एक बार बात करी थी, why like it is supposed to be circular. ये circular होने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है? Why is it circular? किसी को आइडिया? it is supposed to be circular so as to, इसके लिए एक टर्म है, that is collateral circulation ना. So let's say if there is any clot in this particular section of the circle of Willis, so still we can see कि हमारे circular structure जो है, तो that's why we can see कि we have let's say अगर हमारा middle cerebral artery, left middle cerebral artery के पास blood supply अगर नहीं आ रहा because of a blockage in the posterior left side of the posterior communicating artery, तो in that case we can see कि हमारा ब्लड जो है वो हमारा राइट साइड से फ्लो करेगा, और यू कैन से दैट देयर विल बी अ कोलैटरल सर्कुलेशन, एंड इवेंचुअली द ब्लड विल रीच अप टू द मिडिल सेरेब्रल आर्टरी. तो ऑफ कोर्स अगर इन एनी सेक्शन ऑफ द सर्कल ऑफ विलिस अगर इफ देयर इज अ ब्लॉकेज, और यहाँ पे अगर ब्लड सप्लाई अगर प्रॉपरली हमारा ब्रेन सेल्स तक अगर नहीं पहुँचती है, तो इन दैट केस दैट लीड्स टू अ कंडीशन ना, दैट इज कॉल्ड एज, जहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं पहुँच रहा है, that is called as stroke, of course, and that is called as stroke. So as to minimize the effect of stroke, or you can say so as to कि हमारा जो ब्रेन सेल्स है वो मतलब थोड़ा सा स्लोली, मतलब इतना फास्ट रेट पे मतलब लॉस ना हो, तो दैट्स वाई वी कैन सी दैट वी हैव गॉट दिस कोलैटरल सर्कुलेशन, जहाँ पे हमारा अगर एक जगह पे ब्लॉकेज है तो ब्लड कैन ट्रैवल थ्रू अनदर रूट, एंड इवेंचुअली हमारा ब्लड सप्लाई वहाँ तक इतना एफिशिएंटली नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मोरलेस हमारा पहुंच जाता है. तो दैट्स वाई दैट इज़ द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्कल ऑफ विलिस, कि इट प्रोवाइड्स द कोलैटरल सर्कुलेशन. सबको समझ आया कि नहीं? यस सर. ठीक है. तो अभी तक अगेन अगर मैं बात करूँ तो मेजरली अच्छा ठीक है, मैंने इसको मैसअप कर दिया थोड़ा सा. मेनली मेरे को स्टार्टिंग से एक बार बात करनी थी. स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम वर्टिब्रल आर्टरी, है ना. वर्टिब्रल आर्टरी से मैंने स्टार्ट किया था, एंड यहाँ पे हमें एक और आर्टरी के बारे में बात करनी है, दैट इज़ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. आई होप सबको ये चीज़ याद होगा. हमने जब पढ़ा था हमने देखा था ना कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो था, इट वाज बाइफर्केटिंग इनटू टू डिफरेंट आर्टरीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड. वो कौन से ट्रायंगल में हो रहा था, किसको याद है? कैरोटिड ट्रायंगल. हाँ, कैरोटिड ट्रायंगल. इट वाज पार्ट ऑफ एंटीरियर या पोस्टीरियर ट्रायंगल? इट वाज पार्ट ऑफ एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक ना. एज अ होल पूरा एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक था. उसमें हमारा कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर वी कैन सी कि हमारा कॉमन कैरोटिड आर्टरी वाज डिवाइडिंग, और इट वाज बाइफर्केटिंग इनटू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. एंड हमने जब स्कैल्प पढ़ा था उस टाइम पे हमने देखा था कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इट वाज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सप्लाई ऑफ द स्कैल्प, एक्सेप्ट एक हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी आ रही थी जो कि हमारी ब्रांच थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की. सबको समझ आ रहा है कि नहीं? ये हम कवर कर चुके हैं. ठीक है. इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से एक ब्रांच आता है, दैट इज ऑप्थेल्मिक आर्टरी, विच अगेन सप्लाइज द स्कैल्प. लेकिन इसके अलावा मेनली द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सप्लाई ऑफ द स्कैल्प. एंड उसके अलावा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मेनली इट गोज अप टू द ब्रेन, है ना. तो वी कैन सी अगेन इस डायग्राम में बस ये मैं इतना दिखाना चाह रहा हूँ कि एक तो हमारा वर्टिब्रल आर्टरीज जो ऊपर की तरफ हमारी आई,
सर्वाइकल वर्टिब्रे के थ्रू, ट्रांसवर्स फोरामेन के थ्रू, एंड इवेंचुअली वो मिलके हमारा बेसिलर आर्टरी बनाया, यहाँ तक बस। एंड इसके अलावा ये दो डॉट्स जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, दीज टू आर द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज हमारी ब्रेन तक आई, एंड इसके बाद में आगे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वी कैन सी दिस कि हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन के अंदर एंटर कर रही है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हमारा स्कैल्प में सप्लाई कर रही है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो हमारा ब्रेन में एंटर करी, एंड इवेंचुअली वी कैन सी कि हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से हमारा मतलब ब्रांचेस निकलते हैं एंटीरियर सेरेब्रल, मिडल सेरेब्रल, ठीक है। एंड इसके अलावा यू कैन से पोस्टीरियर सेरेब्रल भी, बट लेकिन मेनली वो हमारा बेसिलर आर्टरी से कनेक्टेड होता है, लेकिन यू कैन सी मेनली हमारा एंटीरियर सेरेब्रल एंड मिडल सेरेब्रल आर्टरीज जो है वो हमारा दे ब्रांच आउट फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये क्लियर है सबको कि नहीं? ठीक है, ओके, आगे बढ़ूँ मैं? एम आई ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. ठीक है, बाकी सबको समझ आ रहा है? वमाक्षी, शिवांगी, अनामिका, ऐश्वर्या, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द सेरेब्रम, है ना। सेरेब्रम की हमने ब्लड सप्लाई की बात कर ली है, एंड देन वी कैन सी वी हैव गॉट द एंटीरियर सेरेब्रल, द मिडल सेरेब्रल, एंड देन वी हैव गॉट द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, and eventually we can see all these are coming out from like branching out from the internal carotid artery mainly, बस इतना है, ठीक है। and then eventually they all are connected with each other through the anterior communicating and the posterior communicating arteries, ठीक है। यहाँ तक अगर हमें क्लियर हो गया है, now we can, तो it means कि we are done with the blood supply of the cerebrum till now. cerebrum में the anterior cerebral, the middle cerebral and the posterior cerebral arteries, only these three arteries for the cerebral, ठीक है। and we can see that the middle cerebral artery जो है it supplies the temporal part, and इसके अलावा देखो middle cerebral artery जो है it supplies the temporal region along with that some part of the frontal lobe as well, and you can see हमारा Wernicke's area and Broca's area, इन दोनों को हमारा middle cerebral arteries जो है वो सप्लाई करती है। कोई बता सकता है मेरे को Broca's area का फंक्शन एंड Wernicke's area का फंक्शन? Area और Wernicke's area receptive वाला। हाँ, लैंग्वेज रिसेप्शन के लिए हमारा वर्निकीज एरिया है, एंड इसके अलावा ब्रोकाज एरिया इज फॉर Motor speech area। हाँ, मोटर स्पीच एरिया, इट इज द मोटर स्पीच एरिया कैन से, हाँ, ठीक है। एंड ठीक है, दैट इज द सेरेब्रम, एंड देन टॉकिंग अबाउट द सेरेबेलम। अब सेरेबेलम पे अगर हम आ जाते हैं तो सेरेबेलम इज दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ओके। तो हेयर वी कैन सी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर आर्टरीज जो कि हमारा एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज थी, ये हमने डन कर दी विद द सेरेब्रम। नाउ उससे थोड़ी सी छोटी आर्टरीज की हम बात करते हैं, मतलब जो मतलब इससे थोड़ी सी पतली आर्टरीज हमें देखने को मिल रही है। दिस वन वी कैन सी दिस वन, एंड इसके अलावा दिस वन, है ना। ये तीन आर्टरीज, मतलब दिस एंड दिस, ठीक है। ये तीन आर्टरीज जो है वी कैन सी दैट दीज थ्री आर्टरीज मेनली सप्लाई द सेरेबेलम, ठीक है। तो वी कैन सी दिस आर्टरी इज कॉल्ड एज सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। यहाँ पे इस डायग्राम में मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है superior cerebellar artery. Superior cerebellar artery is this one, branching out from, can anyone tell me, superior cerebellar artery branching out from which artery? Basilar artery। The basilar artery, है ना। and basilar artery was eventually found by combination of टू वर्टिब्रल आर्टरीज, है ना। हाँ, वर्टिब्रल आर्टरी से कॉम्बिनेशन से हमारा बेसिलर आर्टरी, एंड इवेंचुअली बेसिलर आर्टरी से हमारा सबसे सुपरफिशियली वी कैन सी हमारा जो ब्रांच आउट करता है आर्टरी, दैट इज कॉल्ड एज सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। लाइकवाइज वी हैव गॉट दिस आर्टरी एंड दिस आर्टरी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एंड दिस इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। ध्यान रखना कि सेरेबेलर है, सेरिब्रल नहीं है, सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। तो superior cerebellar artery, anterior inferior cerebellar artery and posterior inferior cerebellar artery, ठीक है। एंड इसके अलावा वी कैन यू कैन इजीली सी कि superior cerebellar and anterior inferior cerebellar they are branching out from the basilar artery, and the posterior inferior cerebellar arteries they are like branching out from the vertebral arteries, ठीक है। तो for the blood supply of the cerebellum we have got the superior cerebellar artery, we have got the anterior inferior cerebellar artery, and then we have got the posterior inferior cerebellar artery। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? हमने इसकी बात करी, ठीक है, इसकी बात करी एंड इसकी बात करी। इससे पहले हमने हम ये एंटीरियर
मिडल एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज कंप्लीट कर चुके हैं, एंड इसके अलावा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज भी हम डन कर चुके हैं, ठीक है। एंड हमने देखा था कि ये सारे दीज ऑल आर ब्रांचिंग आउट फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, है ना। तो इफ़ आई आस्क यू कि हमारा सेरिब्रम के ब्लड सप्लाई के लिए जो जो आर्टरीज है, दे आर ऑल ब्रांचिंग आउट फ्रॉम Internal हाँ, दे carotid आर ऑल artery. ब्रांचिंग आउट फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड नॉट फ्रॉम द वर्टिब्रल आर्टरी। लेकिन इसके अलावा द ब्लड सप्लाई फॉर द सेरिबेलम, दैट इज लाइक दोज आर्टरीज आर ब्रांचिंग आउट फ्रॉम, Two from basilar artery, one from yeah, and medullary two we artery. can say from the basilar artery, and one is coming from the posterior inferior cerebellar artery, that is coming out from the vertebral arteries, ठीक है। Okay, this and this, ठीक है, ये तीन हमारी coming out from the vertebral arteries and the basilar artery। Okay, so we are done with the blood supply of the cerebellum as well, and in the last we are left with the brainstem, we are left with the blood supply of the brainstem। So here we can see simply these small arteries, है ना, ये again they are coming out from the basilar artery, and these are called as, can anyone tell me इन arteries को हम क्या बोलते होंगे? Pontine. Pontine arteries, है ना, that's why मतलब because they are supposed to supply the pons region mainly, ना, brain stem का pons region को ये supply कर रहा है, and that's why these arteries are called as the pontine arteries, है ना। तो pontine arteries coming out from the basilar artery, and इसके अलावा we can say this particular artery as well, तो we can see this is called as the anterior spinal artery, ठीक है, anterior spinal artery। तो again you can see mainly the the brainstem, and along with that the blood supply of the for the spinal cord as well, ठीक है, some sort of blood supply to the spinal cord as well as the brainstem, that is the spinal artery, ठीक है, that is the anterior spinal artery। तो you can see this here as well, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा coming out from both the vertebral arteries, this is called as the anterior spinal artery। and इसके अलावा we have got 3 different arteries for the blood supply of the cerebellum। we have got यहाँ पे तो नहीं दिखाया इतना क्लियरली, एक ये है एंड यहाँ पे नहीं दिखाया गया, बट here we can see we have got the superior cerebellar, we have got the anterior inferior cerebellar, and we have got the posterior inferior cerebellar arteries, है ना। and then for the cerebellum, for the cerebrum, we have got the anterior cerebral, middle cerebral, and the posterior cerebral arteries, and all these coming out from the branching out from the internal carotid artery, and eventually इनको communicate करने के लिए हमारा anterior communicating and posterior communicating arteries। बस इतना जो है that is all with the circle of Willis, or you can say with the blood supply of the brain, ठीक है। सब I hope सबको समझ आया ये चीज़, Yes, sir. ठीक है। दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज द सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है। एंड आई होप सबको समझ आए कि वाई इट इज सपोज टू बी सर्कुलर फॉर द कोलैटरल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ना, ठीक है, दैट्स वाई इट इज सपोज टू बी सर्कुलर। ओके, आगे बढ़ूँ मैं कि नहीं, यहाँ Yes, तक sir. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, नाउ अगर हमारा ब्लड सप्लाई डन हो गया तो आफ्टर दैट ओके वी आर नॉट लेफ्ट विद मच ऑफ दिस पर्टिकुलर पीडीएफ। तो we have talked about all this, that upper motor neuron lesion and lower motor neuron lesion। तो we can see अगर if there is any, कुछ बता सकते हैं मेरे को अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में कौन मतलब कंडीशन जो होगी वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पे हो रहा होगा? The brain and anterior horn of the spinal cord. हाँ, एंड नहीं एज अ होल स्पाइनल कॉर्ड, मतलब नॉट प्रिसाइजली एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बट द स्पाइनल कॉर्ड एज अ होल, है ना। एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहे थे, कोई बता सकते हैं? एंटीरियर हॉर्न का क्या फंक्शन है एंड पोस्टीरियर हॉर्न का क्या फंक्शन है? ये हमने बात कर चुके हैं ना, हम जो हमने एफेरेंट ईफेरेंट नर्व्स की बात कर रही थी, नर्व रूट की बात कर रही थी हम। Anterior motor function. मोटर फंक्शन है ना, एंटीरियर मोटर फंक्शन है, हाँ हाँ एग्जैक्टली, है ना। एंड पोस्टीरियर जो है वहाँ पे सेंसरी फंक्शन है, एंड यू कैन सी कि जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट ये एग्जिट करता है फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न, Anterior. थ्रू द एंटीरियर हॉर्न, है ना। एंड देन इवेंचुअली हमारा उसके बाद नर्व रूट से निकलता है, नर्व रूट, उस नर्व रूट को क्या बोलते हैं हम, इफरेंट और एफरेंट? इफरेंट एग्जिट कर रहा है डिसेंडिंग ट्रैक्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एज इफरेंट, है ना। जो एंटर जो करेगा दैट इज कॉल्ड एज एफरेंट, ठीक है। एंड उसके बाद वो पोस्टीरियर हॉर्न, देन इवेंचुअली इट गोज अपवर्ड, जो कि हमारा असेंडिंग ट्रैक्ट का पार्ट होता है। ओके, सो इफ देयर इज any lesion or any injury or something with the brain, with the spinal cord, or you can say with the first two cranial nerves, so in that case we can say
हमारा that is linked with the upper motor neuron region and तो एग्जांपल ऑफ दिस जिसमें आप सारे देखोगे मतलब ब्रेन जैसे स्ट्रोक हो गया ब्रेन इन्वॉल्व है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हमारा ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गया कैन एनीवन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ दिस कंडीशन दैट इज ALS किसी को पता है एग्जैक्टली दैट इज amyotrophic lateral sclerosis एक बहुत फेमस साइंटिस्ट को था ये किसी को ध्यान में स्टीफन हॉकिंग को Stephen Hawking. हाँ स्टीफन हॉकिंग एग्जैक्टली है ना स्टीफन हॉकिंग हैड ALS तो अगेन अगर आपने 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 कोई भी इमेज जो कोई भी वीडियो देखी होगी उनकी तो इजीली वी कैन फिगर आउट कि ALS में अगर इफ़ आई आस्क यू कि मोटर फंक्शन जो है मोटर फंक्शन रहता है कि नहीं रहता है ALS में हाँ नहीं रहेगा ना नहीं रहेगा हाँ नहीं रहेगा ना ही डिडंट हैड एनी मोटर फंक्शन बट मेंटल प्रोसेसिंग उसका उसके बारे में क्या बोलोगे दैट इज हाँ दैट इज वर्किंग प्रॉपरली ना मतलब वो दैट वर्क्स प्रॉपरली एंड ठीक है तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ALS एज वेल अभी कंडीशंस की बात करेंगे आई थिंक कल हम बात करेंगे ALS की प्रॉपरली लेकिन वी कैन सी कि ALS और ऑल दिस कंडीशंस जहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व है और समथिंग जैसे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है इन दैट केस वी कैन सी दैट इज द अपर मोटर न्यूरॉन रीजन और यू कैन से इसके अलावा हमारा पेरिफेरल नर्व्स और यू कैन से द रेस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स तो उस केस में वी कैन से हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन लाइक यू कैन से हमारा क्रेनियल नर्व 7 दैट इज द लाइक फॉर द बेल्स पाल्सी और यू कैन से फॉर पोलियोमाइलाइटिस जहाँ पे अगेन हमारे एंटीरियर हॉर्न सेल्स जो है एंटीरियर नर्व रूट्स बेसिकली जो है वो अफेक्ट होते हैं एंड इवेंचुअली हमारा पेरिफेरल नर्व जो है जो कि हमारा मोटर फंक्शन प्रोवाइड करना चाहिए मेनली फॉर द लोअर लिम्ब वो इफेक्ट हो जाता है पोलियोमाइलाइटिस में एंड इवेंचुअली द पर्सन इज नॉट एबल टू यूज द मसल्स एंड ऑल दैट एंड मसल्स गो इनटू एट्रोफी दैट इज पोलियोमाइलाइटिस जो कि लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन होगा एंड देन वी कैन सी लाइक हमारे पास एक केस आता है विथ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन then if we want to figure out whether that person has an upper motor neuron lesion or a lower motor neuron lesion so in that case we can first of all we can check the hyperreflexia ना ये हम बात कर चुके हैं I think है ना we can check for the hyperreflexia reflex जो है that will be exaggerated that will be increased है ना in case of upper motor neuron lesion इसके अलावा there will be clonus clonus कौन मेरे को समझाएगा लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे बट कौन बताएगा मेरे को हाँ ओके क्लोनस इज रिपीटेड हाँ जर्की विगरस जर्की मूवमेंट है ना एंड ये अब कब देखने को मिलता है जब हम उस स्ट्रक्चर को कंटिन्यूस हाँ स्ट्रेच पोजिशन में ना हाँ है ना क्लोनस इज टेस्टेड बाय इंड्यूसिंग अ स्ट्रेच ऑफ द गैस्ट्रोनीमियस मतलब इस केस में फुट के केस में वी कैन सी अगर हमने गैस्ट्रोसोलियस को अगर हमने स्ट्रेच रखा है तो इन दैट केस जर्की विगरस जर्की मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा फुट में दैट इज कॉल्ड एज क्लोनस अगर क्लोनस प्रेजेंट है इट मीन्स कि यहाँ पे अगेन हमारा अपर मोटर न्यूरॉन रीजन होगा इसके अलावा हाइपरटोनिया द मसल टोन इंक्रीजेस इन केस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन रीजन एंड देन इवेंचुअली वी कैन सी हमारा एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स दैट इज बेबिंस्की साइन तो बेबिंस्की साइन विल बी पॉजिटिव इन केस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन रीजन अगर मैं बात करता हूँ इन इन्फेंट्स इन लेस देन 2 years ऑफ एज और 1 year ऑफ एज तो उस केस में बेबिंस्की साइन क्या देखना चाहिए हमें अगर नॉर्मल इन्फेंट है तो मिलेगा हाँ मिलेगा ना तो इन्फेंट में भी हमें बेबिंस्की साइन पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव मीन्स कि जहाँ पे इन्फेंट जो है विद स्ट्रोकिंग ऑन द लैटरल पार्ट ऑफ द प्लांटर साइड ऑफ द फुट तो जो फुट का वो मतलब एक्सटेंशन एंड फैनिंग आउट है ना फिंगर्स को ओपन अप कर देगा जो इन्फेंट है एंड एक्सटेंशन में ले आएगा लेकिन अगर सेम चीज़ अगर आपको एडल्ट्स में देखने को मिलते हैं इन दैट केस यू कैन से देयर माइट बी एन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ठीक है एंड लाइकवाइज इन केस ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन यू कैन सी हाइपोरिफ्लेक्सिया और हाइपोटोनिया एंड ऑल दैट ठीक है दैट इज विद द लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल नाउ ना ये सब बहुत बेसिक है ये तो हम है ना ये सब हम पढ़ते ही है ये सब बहुत मतलब आप पढ़ चुके होगे सब एंड देन इवेंचुअली कमिंग अप ओके तो कमिंग अप टू द बेसिकली मतलब अगर हमारा एज अ होल नर्वस सिस्टम तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वी हैव गॉट एंड देन वी हैव गॉट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देन तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यू कैन सी वी हैव गॉट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन फॉर इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यू कैन सी वी हैव गॉट द सोमैटिक एंड द ऑटोनॉमिक तो सोमैटिक यू कैन से मेनली मतलब हमारा फॉर मतलब जो क्रेनियल नर्व्स एंड द स्पाइनल जो नर्व 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व रूट जो है वो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है एंड इवेंचुअली वी कैन सी हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि ऑटोनॉमिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी जो है उसके लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल है तो यू कैन से हमारा कार्डियक फंक्शन हो गया या फिर डाइजेस्टिव फंक्शन हो गया ये सब इसके लिए हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड देन इवेंचुअली वी कैन सी इट इज
divided into sympathetic and the parasympathetic. ठीक है, तो sympathetic means it is for fight and flight ना, ये तो हम बात कर चुके हैं इसके ना. It is for the fight and flight, and the parasympathetic it is for rest and digest. तो पैरासिम्पैथेटिक मीन्स कि जितने भी हम हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ है, ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है ड्यूरिंग रेस्ट, है ना, दैट इज़ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड मतलब दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. एंड देन यू कैन सी अगर हमारा जो भी फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में जो एक्टिविटी होती है बॉडी में, दैट इज़ द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना. एंड देन ठीक है, मतलब ये सब तो हमें आइडिया है कि फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन एंड ब्लड सप्लाई मेनली टू द मसल्स, है ना, मेनली टू द लोअर लिम्ब मसल्स, एंड देयर इज अ डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई टू द स्टमक. ऑफ कोर्स उस टाइम पे हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगा ना, बट इट विल मेनली प्रोवाइड ब्लड टू द मसल, ताकि ताकि हमें अगर वहाँ से भागना पड़े या फिर जो भी अगर फाइट या फ्लाइट करना पड़े, तो इन दैट केस वहाँ पे मतलब ब्लड सप्लाई वहाँ पे प्रॉपरली पहुँच जाए. सिंपली यू कैन से कि आजकल की जो कार्स होती है उनमें हम एक आपने देखा होगा इको मोड होता है, स्पोर्ट्स मोड होता है, अलग अलग मोड्स होते हैं. यू कैन से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ द स्पोर्ट्स मोड ऑफ बॉडी, जहाँ पे बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, एंड देन उसके बाद में इट स्टार्ट्स एक्टिंग इन अ वे जहाँ पे हमें मतलब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड वो सब की ज़रूरत पड़ती है ना. देयर इज़ एक्टिवेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स सो दैट कि ब्लड बॉडी हीट जो है उसको एलिमिनेट कर पाए, एंड देन increased amount of heart cardiac output as well. So all these things are like we can see in case of sympathetic nervous system, when the sympathetic nervous system gets activated, and along with that the parasympathetic nervous system जो उसका opposite है, that is for rest and digest. So in this case there is a decreased amount of cardiac output or increased amount of blood supply to the digestive system and to the stomach and all that. That is mainly the responsibility of the parasympathetic nervous system. अब यहाँ पे दो टर्म्स लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है क्रेनियोसैक्रल एंड दूसरा हमारा है थोरैकोलम्बर. तो इट इज़ बेसिकली द ऑरिजिन ऑफ द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो ये यहाँ पे तो वी कैन सी कि ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है. तो स्पाइनल कॉर्ड में वी कैन सी जो रेड में शो किया गया है, दैट इज दोज आर द सिंपैथेटिक नर्व्स, है ना. एंड उसके अलावा जो ग्रीन में दिखाया गया, दैट इज दोज आर ऑल द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स. तो यू कैन सी कि जो रेड वाली जो नर्व्स है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से विच आर ओरिजिनेटिंग, तो यू कैन सी सिंपली दैट दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विच thoracolumbar region. हाँ exactly, है ना, from the thoracolumbar region, है ना. and then we have got the cranial and the sacral ना, cranial region and the sacral region, है ना. तो मतलब वो सारी हमारी जो origin है, मतलब cranial sacral origin जो है from the spinal cord, वो हमारा parasympathetic nervous system का है. and उसके अलावा thoracolumbar origin जो है that is for the sympathetic nervous system. and eventually they all go up to the viscera, है ना, हमारा visceral organ से वहाँ तक है. and eventually they show their own जो उनको एक्शन शो करना है कि अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इम्पल्स शो करेगा. एंड देन उसके बाद हमारा अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर हमारा एक्टिवेट होता है, इन दैट केस कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. लाइकवाइज हमारे बाकी बॉडी सिस्टम जो है वहाँ पे इस तरह से हमारा सिस्टम काम करता है, ठीक है. एंड हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है. in case of sympathetic and parasympathetic nervous system, you can see हमारे पास मतलब दो ऑर्डर न्यूरॉन्स है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन. हमने इसकी बात करी थी ना, मेनली हमने सेंसरी नर्व्स की बात करी थी, जो कि हमारा मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स की हमने बात करी थी. कोई बता सकता है मेरे को फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? मसल से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक. हाँ है ना, स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक सेकंड, थैलेमस से कॉर्टेक्स तक थर्ड, वहाँ तक थर्ड ऑर्डर ना. तो लाइकवाइज वी कैन सी कि हमारा बट यहाँ पे अगर हम बोलते हैं वी कैन सी दिस कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हमारा ये है एंड सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हमारा ये है, ठीक है. तो इन केस ऑफ सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक, एंड यू कैन से दिस कि इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है दैट इज स्मॉलर, है ना, वो स्मॉल है. एंड उसके बाद में हमारा वी हैव गॉट अ लॉन्ग सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन. लेकिन इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वी हैव गॉट लॉन्ग फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स एंड देन वी हैव गॉट स्मॉलर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, ठीक है. ये भी ध्यान रखना कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो हमारा लॉन्ग है इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड देन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है दैट इज स्मॉलर. बट इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यू कैन से कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है दैट इज स्मॉलर एंड द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है दैट इज लॉन्गर, ठीक है. तो ये दोनों में स्ट्राइकिंग डिफरेंस है. इसके अलावा वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है. आगे बढ़ूँ मैं, यहाँ तक क्लियर है सबको?
ठीक है. Now coming up to the scales of neurological examination. First of all, let's just tell me कि हमारा blood supply of brain and then ये यहाँ तक clear है ना? Sympathetic and parasympathetic nervous Yes. system. Yes, sir. ओके. एंड उसके अलावा आपके आपके सामने कोई भी कंडीशन अगर आपको मतलब आपको आपको देखने को मिलते है तो यू कैन इजीली फिगर आउट कि कौन सी कंडीशन हमारी अपर मोटर न्यूरल रीजन एंड विच वन इज लोअर मोटर न्यूरल रीजन एंड मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा स्ट्रक्चर अफेक्ट हुआ है एंड स्टिल यू कैन जस्ट टेस्ट इट बाय डिफरेंट टेस्ट है ना. हम मसल टोन चेक कर सकते हैं, हम क्लोनस चेक कर सकते हैं, हम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. एक सेकेंड, just give me a second. अभी क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? Is it clear now? Yes. Okay. Um, um, ठीक है तो ओके. हाँ, हम कहाँ पे थे? हमने हमने ठीक है, हमने बात कर ली ब्लड सप्लाई की एंड इसके अलावा वी हैव टॉक्ड अबाउट द दिस थिंग ना. Okay, so now starting with the scales of neurological examination. तो basically like हम क्यों use करते होंगे, like why we have been using these scales of neurological examination. First of all, we have got these different scales ना for different type of testing ना. मतलब कहीं पे हम reflex test करना चाह रहे हैं, कहीं पे हम person की consciousness check करना चाह रहे हैं, कहीं पे हम person का मतलब जो कि मतलब cognition check करना चाह रहे हैं. तो likewise we can figure out कि for different to test different functions of the brain or you can say as a whole the nervous system we have different scales है ना, जहाँ जिसको हम यूज़ करके we can figure out कि उस person का कितना level of cognition है, कितना level of consciousness है या क्या. ठीक है, तो first of all for that we have got the GCS scale. Can anyone tell me the full form of GCS? Glasgow Coma Scale. हाँ, ग्लासगो कॉमा स्केल है ना, ग्लासगो कॉमा स्केल. तो ये बेसिकली एक जगह के नाम पे रखा गया है ना, ग्लासगो. ग्लासगो देयर इज अ यूनिवर्सिटी देयर ना ग्लासगो में, एंड देन उसके अकॉर्डिंग ये नाम दिया गया ग्लासगो कॉमा स्केल है ना. तो तो ओके, तो वी कैन सी दिस की इट इज़ मेनली फॉर द कॉन्शियसनेस. कोई कोई स्केल आपको ऐसा ऐसा पता है जो कि इंडियन किसी मे बी यूनिवर्सिटी के नाम पे हो या फिर मे बी किसी इंडियन उसके नाम पे? हाँ, Muzzle. Oxford. विच वन? राम, कुछ बोल रहा हो? मैं समझा नहीं. नहीं सर. अच्छा, ओके, नहीं. एक एक मैंने एक जगह पढ़ा था, मतलब व्हेन आई वाज लाइक स्टडीइंग फॉर दिस फॉर माय एंट्रेंस एग्जाम, उस टाइम पे एक आया था सिंग्स इंडेक्स करके, SINGH है, सिंग्स इंडेक्स करके. अगर आपने देखा हो महेश्वरी में लिखा हुआ है वो ऑर्थो में. तो सिंग्स इंडेक्स करके आई थिंक दैट इज रिलेटेड टू द फ्रैक्चर ऑफ आई थिंक मे बी द फीमर और समथिंग.
ठीक है, तो वहाँ पे एक वो इंडियन वो नाम आया था, लेकिन उसके अलावा कहीं पे अनफॉर्चुनेटली कहीं पे वो नाम नहीं आता। बट ठीक है, जैसे जैसे हम मैकमोरेज ऑस्टियोटॉमी पढ़ते हैं या फिर ये सब, तो ये सारे हमारे बाहर के नाम हैं। इंडियन नाम कोई है ही नहीं है, मतलब यहाँ का कोई नाम आता ही नहीं है। Okay, so GCS, that is mainly for the consciousness. So what is consciousness? Can anyone tell me? Consciousness होता क्या होगा? मतलब एक पर्सन की consciousness हम चेक करना चाह रहे हैं. What is consciousness? Hmm? Reacting to something. Exactly, है ना, कि how much the person is able to react to the external environment ना, तो external environment को react करने के लिए mainly we'll be talking about the person's eye opening, कि person like person को अगर हम स्टिमुलस देते हैं, लाइक अगर मैं आपका आपका नाम लेता हूँ, तो आप मे बी अगर आपकी आइज़ क्लोज होगी तो आपकी आइज़ ओपन हो जाएगी कि हाँ ये किसने नाम लिया। या फिर मे बी लाइक कोई कोई वर्बल रिस्पॉन्स अगर मैं चेक करता हूँ कि आप कुछ बोल के रिप्लाई करते हो, या फिर कोई मोटर रिस्पॉन्स है ना, जहाँ पे मतलब कोई कोई बॉडीली मूवमेंट करके हम कोई रिस्पॉन्स देना चाह रहे हैं। तो कोई भी अगर किसी भी टाइप का मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में अगर हम कोई कोई रिस्पॉन्ड अगर करते हैं, तो इट मीन्स कि वी कैन फिगर आउट कि उस पर्सन के वो पर्सन जो है वो कॉन्शियस है, उस पर्सन में कॉन्शियसनेस है। ठीक है, लेकिन खैर ये आज के टाइम पे कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस टर्म इटसेल्फ इट इज़ अ बिग टर्म। मतलब यहाँ पे हम इस स्केल के रिस्पेक्ट में तो हम बहुत सिंपली हम बोल रहे हैं कि एक पर्सन कितना मतलब रिस्पॉन्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है एक्सटर्नल स्टिमुलस को। लेकिन आज के टाइम पे कॉन्शियसनेस जो टर्म यूज़ हो रहा है, इट बेसिकली मीन्स कि एक पर्सन एक्चुअली कितना ज़्यादा कॉन्शियस है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लेके। लाइक इफ़ आई आस्क यू कि जहाँ पे जिस जगह पे आप बैठे हुए हो, आपका माइंड में भी शायद क्लास की तरफ फोकस है, लेकिन आसपास कोई कोई मान लो कोई 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 एयर में कोई स्मेल है, कुछ है, एंड जो कि आप शायद अभी तक परसीव नहीं कर पाते, लेकिन अब मैंने आपको बोला कि कोई एयर में कोई स्मेल या कुछ है, तो अब आपका ध्यान उस तरफ गया, तो आप शायद अब उसको परसीव करना शुरू कर दो। या फिर मेनली कभी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम में इंडल्ज हैं, रूम में कोई आता है चला भी जाता है, हमें हमें बिल्कुल वो पता भी नहीं चलता। एंड लेकिन उसके अलावा अगर अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हाँ कोई रूम में है, तो इन दैट के साथ देखोगे उस तरफ कि हाँ कोई रूम में है, तो इट मीन्स कि हम कितना फोकस्ड हैं, कितना कितना ज़्यादा मतलब हम कॉन्शियस है, वो भी अगेन वेरी करता है। मतलब आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अलग होगा, मेरा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अलग होगा। आप कितना कितना ज़्यादा मतलब स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो, मैं कितना कर पा रहा हूँ। तो अगेन ये बहुत मतलब सब्जेक्टिव चीज़ है। इट डजंट मीन कि किसी का GCS अगर अगर फुल 15/15 आ रहा है, इट डजंट मीन कि मतलब हर किसी का कॉन्शियसनेस लेवल मतलब इक्वल है। ठीक है, एक एक यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीवियरिटी की, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी किसी कंडीशन से रिलेटेड कि इतना भी मतलब अगर अगर 15/15 यहाँ पे पर्सन का आ रहा है, और यू कैन से मतलब अगर अगर अब मतलब यू कैन से 13 to 15 अगर आ रहा है, तो इन दैट केस वी कैन से कि वो पर्सन मेनली मतलब नॉर्मल लेवल ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है उसको उसको मतलब उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सकता है। लेकिन उसके अलावा मतलब अगेन जो हम लोग की अगर हम बात करें, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा नॉर्मल कॉन्शियसनेस है, लेकिन अगेन हम लोगों में ये वैरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितना फोकस्ड है हर एक चीज़ के ऊपर, एंड कितना हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं हर एक स्टिमुलस को, है ना। एंड अगेन इट माइट सीम वियर्ड कि आपको लगे कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसको तो हम रिस्पॉन्ड कर ही देंगे, बट ऐसा नहीं होगा। अगर हम एक्चुअली में परसीव करते हैं, तो मे बी कई सारी साउंड्स होगी जो कि अभी आप ध्यान नहीं दे रहे होगे, लेकिन आप ध्यान दोगे उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ ये वाली साउंड भी आ रही थी जो कि मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया था। तो लाइक वाइज कॉन्शियसनेस कैन वैरी, बट दैट इज़ अ बिग थिंग। लेकिन यहाँ पे कॉन्शियसनेस की जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ मेनली रिलेटेड टू द बेसिक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पे एटलीस्ट पर्सन अपनी एडीएल जो है वो कैरी आउट कर सके ना। तो फॉर दैट वी हैव गॉट द आई ओपनिंग। तो टोटल हमारा जो स्कोर होता है दैट इज़ 15 फॉर दिस ना। तो यहाँ पे 4 फॉर द आई ओपनिंग, 5 फॉर द वर्बल रिस्पॉन्स, एंड देन 6 फॉर द मोटर रिस्पॉन्स ना। तो आई ओपनिंग में अगेन डिपेंड्स कि if there is no response, there is 1। इसके अलावा मतलब मतलब if the person responds to pain, that is 2। Response to speech, that is 3। and if there is spontaneous response, spontaneous eye opening, that is 4, grade 4 है ना। Likewise verbal response, again no response से लेके complete oriented, मतलब properly the person is able to perceive, or you can say tell the time, the person and the place कि किस person से बात कर रहा है, कौन से place पे है, all that is grade 5 और level 5। and इसके अलावा confused है, inappropriate words है, तो इसके according we can lower the level of score है ना हमारा इसका GCS का। and इसके अलावा motor response, तो again if there is no response, that is 1। and if there is like the person completely obeys all the response, and if it is able to do it completely, that is grade 6 or level 6। ठीक है, and इसके अलावा we can see there might be abnormal extension or abnormal flexion
है ना. तो मतलब if there is any issue like if you ask the person to perform flexion movement, and in that case it is not that smooth, it is jerky. So in that case we can give the person as मतलब score 3 है ना, or for extension we can give it 2 है ना. And then if the person moves to localized pain है ना, there is a मतलब एक रीजन पे अगर पेन है ना, उसके रिस्पॉन्स में पर्सन मूवमेंट शो करता है. या फिर फ्लेक्शन टू विदड्रॉ फ्रॉम पेन है ना, कोई मतलब वेग मतलब जनरलाइज्ड पेन एंड देन द पर्सन शोज सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट. तो उसके अकॉर्डिंग लेवल 4 और लेवल 5 और लेवल 6 इज obeys the movement or the command completely. So likewise we can give response for, like we can give the scoring for the GCS, and eventually we can see it is out of 15, and if it is 13 to 15, so in that case we can say it is normal, or you can say there might be minor brain injury. एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा मॉडरेट एंड सीवियर. ठीक है, तो 3 से अगर 8 से कम अगर हो जाता है तो इन दैट केस वी कैन से देयर कैन बी अ सीवियर brain injury. So we can use this in case of all these traumatic brain injuries and all that is the GCS. ठीक है. Okay, now आगे अगर हम चलते हैं तो we can see the cognitive function. देखो यहाँ पे दूसरा टर्म आया, that is cognition. यहाँ पे हमारा एक टर्म था कॉन्शियसनेस हमारा टर्म था. इट मीन्स कि हम कितना रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हम कितना रिस्पॉन्ड मतलब कितना रिएक्ट कर पा रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में ना. तो वहाँ पे हम कितना आई ओपनिंग कर पा रहे हैं, या फिर कितना मूवमेंट कर पा रहे हैं, या फिर हमारा वर्बल रिस्पॉन्स कैसा है. लेकिन यहाँ पे अगर हम कॉग्निशन की बात करते हैं, कॉग्निशन मीन्स कि कितना हम परसीव कर पा रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को. मतलब कि अगेन ये हर इंसान में वेरी कर सकता है. कि मतलब आपने देखा होगा कोई स्टूडेंट होता है जो कि क्लास में ही बैठे बैठे मतलब चीज़ें समझ लेता है, उसके बाद वो अगर चाहे ना भी पढ़े तब भी वो एग्ज़ाम में टॉप कर देता है. एंड दूसरा कोई स्टूडेंट होता है तो जो कि क्लास में मतलब पढ़ने के बाद एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, एंड उसके बाद में वो शायद मतलब मार्क्स ला पा रहा है. तो इन डैट केस इट मीन्स कि हमारा लेवल ऑफ कॉग्निशन जो है दैट माइट वेरी. अगर आप मेरे से अगर देखो इसमें अगर हम मतलब वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर स्केल दैट इज़ द MMSE, दैट इज़ मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन. तो अगेन वी कैन यूज़ दिस टू चेक अ पर्सनस लेवल ऑफ कॉग्निशन कि पर्सन कितना परसीव कर पा रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को. तो इन डैट केस लेकिन इवन आई वोंट बी एबल टू स्कोर कम्प्लीटली. तो ठीक है, मतलब वी कैन यूज़ दिस स्केल इन केसेस जहाँ पे जैसे लेट्स से एक पर्सन का ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुआ, एंड एक बार वो पर्सन मतलब अपना स्टेबल हो गया, उसके अलावा वी कैन सी कि पर्सन का हम रिहैब कर रहे हैं वो सब, एंड उसके बाद में वी कैन यूज़ द MMSE, एंड देन वी कैन चेक कि वो पर्सन कितना उस पर्सन का कॉग्निशन है ना, वो कितना पर्सन परसीव कर पा रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को. लेकिन अगेन इन द नॉर्मल इंडिविजुअल्स एज वेल वी कैन सी कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हम भी मतलब मे बी वी कैन मैस अप इन दिस थिंग. तो हम इसमें 30 में भी हम ना ला सके ना. तो बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक वी कैन सी कि कितना पर्सन का लेवल ऑफ अटेंशन एंड कैलकुलेशन, कि पर्सन कितना मतलब जैसे कैलकुलेशन में है, या फिर पर्सन का अटेंशन स्पैन या अटेंशन लेवल कितना है. उसके अलावा वैसे तो पर्सन कैन रिकॉल, लाइक लेट्स से स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि हमने पर्सन को 3 ऑब्जेक्ट याद रखने को बोला है ना, लाइक एप्पल, टेबल एंड पेनी. एंड उसके बाद में आफ्टर पर्टिकुलर कैलकुलेशन वी कैन आस्क द पर्सन कि आपको ये 3 ऑब्जेक्ट जो है आपको बताने कि 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको कौन से याद रखने को बोले थे. तो अगेन अगर आप मेरे से बोलोगे मैं शायद आपको 2 ही बता पाऊँ या 1 ही बता पाऊँ. तो इट मीन्स अगेन द लेवल ऑफ कॉग्निशन जो है इट माइट वेरी, ये आपका वेरी कर सकता है. ठीक है, पर्सन टू पर्सन. ठीक है, तो इस पे भी हम आते हैं, बट वी कैन सी एज अ होल कॉग्निशन जो है. आई होप सबको कॉग्निशन का मतलब समझ आया. सबको कॉग्निशन वर्ड का मतलब समझ आया ना, कि हम कितना हाउ मच वी कैन परसीव द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, कितना हम परसीव कर पा रहे. हमारा क्या कहते हैं कॉन्शियसनेस था कि हम कितना कॉन्शियस है, कितना मतलब हम रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. रिस्पॉन्स हमारा कैसा है कॉन्शियसनेस के लिए. एंड कॉग्निशन मीन्स कि हम कितना परसीव कर पाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को. ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझ आया. Yes, sir. ओके, ठीक है. एंड फॉर दैट वी कैन सी कॉग्निशन के लिए अगेन अ पर्सन्स इमोशनल रिस्पॉन्स, वेदर द पर्सन इज इम्पल्सिव और टॉलरेट टू क्रिटिसिज्म है ना, और यू कैन टॉलरेंट टू क्रिटिसिज्म, और यू कैन से अटेंशन स्पैन पर्सन का कितना है, जो कि अभी के टाइम पे काफ़ी हमारा कम हो रहा है ना. मतलब ये सब हम देख रहे थे, देयर वाज स्टडी जहाँ पे आई थिंक ऐसा कुछ बोला गया था ना कि एक गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन जो है उसके लेवल का अटेंशन स्पैन हमारा ह्यूमंस का अभी के टाइम पे हो गया एंड ऑल दैट. एंड दैट माइट बी द रीज़न. तभी मैं आप सबसे पूछता रहता हूँ बार बार कि समझ आया कि नहीं समझ आया, बिकॉज
आई जस्ट वांट कि आप वापस रिस्पॉन्ड करो, ताकि आपका आपका फोकस जो कि मतलब मेरे कंटिन्यूसली बोलने के बाद आपका फोकस कहीं और जा रहा होगा, वो वापस वहाँ पे आ जाए, है ना, क्लास की तरफ। तो इसलिए मैं कंटिन्यूसली आपको आपको ये बोलता रहता हूँ। एंड इट मीन्स कि हमारा मतलब ये चीज़ होती है कि जितना मतलब हमारा हम एक चीज़ के ऊपर कितना देर तक हम फोकस कर सकते हैं, वो टाइम स्पैन जो है वो हमारा डिक्रीज हो गया। मेमोरी हम मच वी कैन रिकॉल थिंग्स, है ना, कितना रिकॉल कर सकते हैं चीज़ों को। एंड इसके अलावा मतलब फॉर दैट वी कैन यूज़ द MMSE, दैट इज़ द मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन ना। तो दिस पर्टिकुलर स्किल वी कैन यूज़ फॉर दैट थिंग। तो इसमें अगेन इसको इसको थोड़ा बहुत एक बार देख लेते हैं। पहले इसमें इसमें भी लाइक वी कैन सी हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं कि मतलब वी कैन डू इट फॉर 3 डिफरेंट टाइम्स एंड देन वी कैन फिगर आउट कि मतलब कितना है, या फिर यू कैन से कि अलग अलग टाइम स्पैन में, मतलब एक टाइम पे आपने देखा कि लेवल ऑफ कॉग्निशन हमारा लेट्स से 20/30 था, उसके बाद में हमने कुछ टाइम के बाद चेक किया, इट केम आउट टू बी मे बी 25/30, है ना, देन इट केम आउट टू बी 29/30। तो लाइक वाइज वी कैन यूज डिफरेंट सेक्शंस फॉर दैट। एंड इसके अलावा अगर हम इसको स्केल को यूज़ करते तो वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द ओरिएंटेशन, मतलब हम पर्सन का चेक करें कि पर्सन मतलब द पर्सन इज एबल टू परसीव कि कौन सा ईयर है, कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सा मंथ है, कौन सा डेट है, कौन सा टाइम है। तो ऑल दीज थिंग्स लाइक वेदर द पर्सन कैन परसीव दिस और नॉट, है ना, दैट इज द ओरिएंटेशन। तो अगर पर्सन इज एबल टू टेल ऑल दीज 5 things, देन वी कैन से इट इज़ 5 on 5। Likewise, you can ask the person about the country, the town, the district, ward, or hospital, all that. So if the person is again able to answer all these 5 questions, so we can give the person as 5 on 5. Then the next step comes, that is the registration. Ki we can ask the person to recall, not the recall, but to memorize the name of 3 different objects, है ना। जैसे लेट्स से अगर यहाँ पे एप्पल, टेबल एंड पेनी, तो लाइकवाइज हम पर्सन को 3 चीज़ें याद रखने को बोल सकते हैं। एंड देन यहाँ पे if the person is able to repeat all these three things, so we can say यहाँ पे हम 3 on 3, then we can give a mathematical calculation and then like subtract 7 from 100, and then again subtract 7 from that number and again subtract 7 from that. तो likewise that है। या फिर इसका alternate we can ask the person to spell the word like let's say world, है ना, world हम spell करने को बोल रहे हैं and उसके बाद हम backward spell करने को बोल रहे हैं। and again अगर all the 5 alphabets, if the person is able to recall मतलब tell, है ना, properly, तो in that case we can give the person as 5 on 5। and इसके अलावा अगर इन 5 alphabets में से अगर कोई अल्फ़ाबेट अगर पर्सन नहीं बोल पाता, तो इन दैट केस उतना उतना नंबर या उतना उतना स्कोर जो है वो हम वहाँ पे कट कर देंगे। देन रिकॉल, है ना, वी कैन आस्क द पर्सन टू रिकॉल कि वो 3 ऑब्जेक्ट क्या थे। देन द लैंग्वेज, तो लैंग्वेज चेक करने के लिए वी कैन आस्क द पर्सन की नेम 2 ऑब्जेक्ट्स, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हमने उठाए एंड देन वी विल आस्क द पर्सन टू नेम दोज ऑब्जेक्ट्स, है ना। then we can ask the person to repeat this particular sentence, like there is this sentence, there is no ifs and no buts, है ना। तो we can ask the person to repeat this sentence. If the person is able to do so, so we can give the person as 1 on 1. Then we can give a person as 3-stage command, like let's say place the index finger off right hand. First of all we can ask the person to locate the index finger है ना, of the right hand. तो person locate करेगा उसको, उसके बाद we can ask the person to lift it, तो पर्सन लिफ्ट करेगा एंड देन वी विल आस्क द पर्सन टू प्लेस इट ऑन द नोज, है ना, और समथिंग लाइक दैट। तो अगर पर्सन तीनों स्टेजेस कंप्लीट कर पा रहा है उस कमांड का, तो देन वी कैन गिव द पर्सन एज 3, है ना। देन उसके बाद में लाइक रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्लोज योर आइज, है ना, वी कैन लाइक हम एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं पर्सन को, मतलब लिखे हुए में कि यू नीड टू क्लोज योर आइज। इफ द पर्सन इज डूइंग दैट, तो इन दैट केस अगेन वी कैन गिव इट ऑन लाइक एज 1 on 1। एंड देन द लास्ट वन, that is ask the patient to write a sentence, है ना, एक sentence लिखने को है। if it is proper, तो again 1 on 1, है ना। अगर sentence एक proper sentence form कर पा रहा है person, तो in that case we will give the person as 1 on 1। and then even in the end we can ask the person to copy this particular diagram, है ना, this particular this thing, and then if the person is able to do that, again we can give the person as 1 on 1। and again इस पूरे को टोटल करके एंड जो हमारा आउट ऑफ 30 जो निकलेगा, that will be the score। and then if it is above 24, then we can say there is no cognitive impairment, but if it is 18 to 23, then there is a mild one, and then if it is less than 17, then there might be severe cognitive impairment. So till now we have got this particular skill, that is the MMSE, which is the best skill that we can use to check the level of cognition of an individual. I hope सबको क्लियर हुआ ये वाला स्केल, ठीक है। आपने किसने ये स्केल यूज़ किया है, मतलब किसने किया है ये अप्लाई ये वाला स्केल MMSE?
किसी ने नहीं किया? यू No. यू मस्ट डू इट अगर स्पेसिफिकली इन दोज पे मतलब आप नॉर्मली ऐसे भी एक दूसरे पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हाँ मतलब स्पेसिफिकली एक पर्सन विद ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, तो उस केस में वी नीड टू डू दिस, है ना, जो कि हम नहीं करते, बट वी नीड टू डू दिस, वी नीड टू यूज़ MMSC सो एज टू मेक श्योर कि पर्सन का लेवल ऑफ कॉग्निशन जो है वो अफेक्ट तो नहीं हुआ है ना, वो हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। ओके, now again there is another scale, that is the RLA scale, ठीक है, RLA, or you can call it as Rancho's Los Amigos scale, or that is the RLA scale, that is again used for cognition. Just remember it कि इसको इतना डिटेल में हम याद नहीं करते, जस्ट रिमेंबर दिस कि अगेन अगर हम सबको सब्जेक्टिव एग्जाम तो देना नहीं है, तो हम सबको अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, तो जस्ट वी मस्ट नो इज दैट देर आर 8 लेवल ऑफ मतलब 8 लेवल्स इन RLA स्केल, ठीक है, एक तो RLA स्केल में 8 लेवल्स है। RLA स्केल इज बेसिकली फॉर कॉग्निटिव स्केल, मतलब इट इज फॉर कॉग्निटिव फंक्शन, टू टेस्ट द कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ अ पर्सन, एंड देन अगेन लेवल 1 देर इज नो रिस्पॉन्स, एंड देन इन लेवल 8 देर इज पर्पसफुल, proper, appropriate, complete response, ठीक है, and likewise we can see there will be like a gradual increase or improvement in the response of a person ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम we will increase the level of RLA scale, and accordingly we can say कि level 8 जो है that is the top level of, or you can say top score of the RLA scale, and likewise we can say कि person जो है वो कितना को लेवल ऑफ कॉग्निशन पर्सन का है कि नहीं है ना, एंड वी कैन यूज इट इन केस ऑफ ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, और वी कैन से अदर कंडीशंस जहाँ पे ब्रेन जो है दैट इज गेटिंग अफेक्टेड, एंड जहाँ पे हमें डाउट है कि द कॉग्निशन ऑफ द पर्सन माइट गेट अफेक्टेड, तो इन दैट केस अगेन वी कैन यूज द RLA स्केल एज वेल, ठीक है, RLA स्केल, एंड बट इसके अलावा जो MMSC है दैट इज़ द बेस्ट वन है, तो ये तो हमारा बेस्ट आई थिंक हर तरह से इट इज़ ट्राइंग टू चेक द पर्सनस लेवल ऑफ कॉग्निशन, के पर्सन का मैथमेटिकल कॉग्निशन कैसा है, या फिर पर्सन परसीव कैसा कर पा रहा है। तो देखो, इफ़ आई आस्क यू ब्रेन का, लेट्स से अगर हम ये अटेंशन एंड कैलकुलेशन की बात करते हैं, यहाँ पे ब्रेन का कौन सा लोब काम कर रहा होगा? Frontal. फ्रंटल है ना, मेनली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्रंटल लोब से भी आगे जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, वो दैट इज फॉर कैलकुलेशन। उसके अलावा लेट्स से अगर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज में अगेन इफ यू आस्क द पर्सन टू यूज, Phonics. नहीं यहाँ पे अगर पर्सन को बोलने के लिए, हाँ हाँ दोनों टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली ना, मतलब अगर पर्सन को हम रिपीट करने को बोल रहे हैं सेंटेंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्निकीज एरिया भी टेस्ट कर रहे हैं कि पर्सन है ना, इसके बाद जब पर्सन बोल रहा है तो उसके बाद हम ब्रोकाज एरिया भी चेक कर रहे हैं ना, तो likewise we are testing all these like different areas of the brain, and मतलब we can check whether the person is able to perceive it or not, है ना, so we have got the MMSC and the RLA scale mainly for traumatic brain injury, ठीक है, I hope यहाँ तक हमें क्लियर है, GCS, ठीक है, MMSC and the RLA। तो RLA में ये confused agitated है ना, उसका हाँ, मतलब कंफ्यूज एजिटेटेड मतलब कि देर इज एजिटेटेड, मतलब कि अगर मैं एक पर्सन को कोई एक्शन करने को बोलता हूँ, द पर्सन इज फर्स्ट ऑफ ऑल कंफ्यूज, तो मैं समझ आ रहा है कि पर्सन इज नॉट एबल टू परसीव, टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कौन सा मूवमेंट बोला है, मतलब कि आर्म एलिवेशन अगर बोला है, तो पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आर्म एलिवेशन ही बोला है या कुछ और बोला है, ठीक है, एक तो ये है, एंड दूसरा एजिटेटेड मीन्स कि द पर्सन इज, एजिटेशन का मतलब क्या होता है, एजिटेशन का मतलब मीन्स कि एक तो हम स्मूथली एक्शन कर रहे हैं, एक होता है एजिटेटेड मतलब कि मैं ज़बरदस्ती वो मूवमेंट करना चाह रहा हूँ लेकिन वो मूवमेंट हो नहीं रहा है, तो दैट इज़ एजिटेशन, ठीक है, दैट इज़ एजिटेटेड मूवमेंट। एंड इसके अलावा यू कैन सी कि अगर उसके अलावा अप्रोप्रिएट मूवमेंट है, तो अप्रोप्रिएट मूवमेंट की प्रॉपरली स्मूथली पर्सन मूवमेंट जो है वो कैरी आउट कर पा रहा है। इन अप्रोप्रिएट मीन्स कि मैंने मतलब पर्सन को बोला मतलब आर्म एलिवेट करने के लिए, एंड पर्सन जो है वो मे बी एल्बो फ्लेक्स कर रहा है, दैट इज़ कि मतलब मूवमेंट जो है मूवमेंट प्रॉपर है, मूवमेंट स्मूथली है, लेकिन करना था आर्म एलिवेशन एंड कर रहा है एल्बो फ्लेक्शन, दैट इज़ इन अप्रोप्रिएट मूवमेंट। एंड एजिटेटेड मीन्स कि मे बी अगर वो कर पा रहा है लेकिन जो भी मूवमेंट पर्सन कर रहा है वो सब मतलब स्मूथनेस नहीं है मूवमेंट में, मूवमेंट स्मूथ नहीं है, मूवमेंट जर्की है, वो सब दैट इज़ एजिटेटेड मूवमेंट, ठीक है, okay sir. ओके। तो इन दैट केस मतलब नीड्स टोटल असिस्टेंस इन दिस वन, एंड देन नीड्स स्टैंड बाय असिस्टेंस इन ग्रेड 8, है ना, मतलब स्टैंड बाय असिस्टेंस मीन्स कि एक असिस्टेंस है जो कि स्टैंड बाय पे है, इन केस अगर काम अगर होता है तो इन दैट केस वी कैन यूज़ इट, बट अगर नीड मतलब वैसे नीड नहीं होगा लेवल 8 ऑफ RLA स्केल में, ओके। ओके, सो नाउ कमिंग अप टू दीज टर्म्स, है ना, ये टर्म्स हमने एक बार देखी थी, बट वी कैन सी दिस, वी हैव गॉट द अफेजिया। अफेजिया मीन्स द पर्सन इज नॉट एबल टू, है ना, प्रोड्यूस
the speech, problem with production and comprehension of speech, that is impairment, mainly because of impairment of the Broca's area we can say a person has got aphasia ना. aphasia की हम बात करेंगे mainly because of impairment in the Broca's area. And then we can talk about a condition that is called as verbal apraxia. It means again there is trouble in speaking, where the person wants to speak correctly. And apraxia means inability to perform voluntary movements. So brain knows, that means कि in this case, in case of verbal apraxia, we can see कि हमारा Broca's area जो है that is working properly. In case of verbal apraxia we can see कि Broca's area is working properly. बट हमारा जो मोटर प्लान है, मोटर प्लान हमारा कहाँ पे बनता है, ये भी हमने डिस्कस किया है. मोटर प्लान मतलब डिस्कशन आपस में जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा था, बेसल गैंग्लिया में ना, बेसल है गैंग्लिया. ना. तो बेसिकली वी कैन से कि बेसल गैंग्लिया की वजह से, है ना, और यू कैन से इम्प्रॉपर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे जो है ना, बिकॉज दैट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न. तो हमारा जो इम्प्रॉपर मोटर प्लान जो बन रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट, जैसे मुझे एक पर्टिकुलर सेंटेंस बोलना था, तो ब्रोकाज एरिया ने तो प्रॉपर्ली फंक्शन किया, लेकिन मोटर प्लान प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हुआ. इसकी वजह से कोई अल्फ़ाबेट में आगे पीछे ऐसे करके कुछ बोल पा रहा हूँ, तो दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड एज वर्बल एप्रेक्सिया. तो वर्बल एप्रेक्सिया में इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द ब्रोकाज एरिया, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ द improper motor plan, mainly because of the basal ganglia. Then we can talk about dysarthria, where the person is not able to articulate means कि मतलब मैं अगेन अब मैं वर्ड्स बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब ब्रोकाज एरिया ने प्रॉपर्ली काम किया, मोटर प्लानिंग प्रॉपर्ली हुई, लेकिन अब मैं बोलने में प्रॉब्लम है, बोलने में इशू है. तो इट मीन्स इट कैन बी मेनली बिकॉज ऑफ टंग मसल्स या फिर फेशियल मसल्स एंड ऑल दैट, है ना. तो tongue, jaw and all that. So because of that, if the person is not able to talk properly, that is called as dysarthria. तो यहाँ पे mainly it is because of weakness or paresis in the anatomy of the tongue, jaw and all these structures. ठीक है, that is necessary to speak for the speech, that is called as dysarthria. Okay. And then there is this condition that is called as Wernicke's aphasia. Wernicke's aphasia ये मैंने बताया था ना एक बार. Wernicke's area is for language perception, ना. तो मान लो लेट्स से अगर एक पर्सन को वर्निकीज अफेज गया है, अब उस पर्सन को उस पर्सन से मे बी आप नाम पूछोगे, एंड वो पर्सन आपको मे बी एज बता रहा है अपनी, या फिर वो बता रहा है कि वो कहाँ पे रहता है कुछ, है ना. इट मीन्स बिकॉज मेनली द पर्सन डजंट वांट टू शो यू कि उस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो. तो इन दैट केस पर्सन जो बोलना जो होगा दैट विल बी क्लियर, है ना, द स्पीच विल बी क्लियर, बट जो आंसर्स होंगे दैट विल बी इनअप्रोप्रिएट बिकॉज द पर्सन वाजंट एबल टू परसीव प्रॉपरली, नॉट परसीव बट टू कॉम्प्रीहेंड, है ना. पर्सन कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली कि जो सामने वाले पर्सन ने क्या बोला. दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ affection of the Wernicke's area, है ना. तो there is normal speech but the reception is impaired, है ना, and because of that there will be improper answers जो कि person देगा. ठीक है, and that is like these 4 conditions, है ना. सबको क्लियर हुआ ये? Yes sir. ठीक है. ओके, क्रेनियन ऑफ एग्जामिनेशन तो हम बात कर चुके हैं, एंड देन आई थिंक लास्ट ओके स्केल्स हमारे पास और भी है, बट वी हैव गॉट दिस एशिया स्केल्स हम एटलीस्ट कवर कर लेते हैं, टाइम तो है हमारे पास वैसे. स्केल हमारे पास एशिया स्केल हम किस लिए यूज़ करते हैं इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ना. Spinal cord injury. हाँ एग्जैक्टली, इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, like what we want to do, we just want to figure out the level of spinal cord injury, है ना. हम spinal cord injury का level हम चेक करना चाह रहे हैं. For that I think एशिया स्केल आप में से किसी ने किया होगा कि नहीं किया, किसने यूज़ किया है एशिया स्केल? निशा आपने किया है. ओके, एशिया स्केल, ये सब स्केल्स प्रैक्टिस में लाना बहुत ज़रूरी है, ये सब लाओ प्रैक्टिस में, ठीक है, तभी हमें याद होंगे स्केल्स के नाम भी, एंड इसके अलावा यूज़ कैसे करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है. ओके, तो इसमें मेनली लाइक विल बी टेस्टिंग द सेंसरी इनपुट एज वेल एज द मोटर आउटपुट, है ना. मतलब सेंसरी फंक्शन एंड मोटर फंक्शन दोनों को हम टेस्ट कर रहे होंगे इन केस ऑफ एशिया स्केल. तो सेंसरी फंक्शन के लिए अगर हमें चेक करना कि पर्सन में सेंसरी डेफिसिट है कि नहीं, तो वहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, पर्सन का मायोटोम्स या डर्माटोम्स? डर्माटोम्स एग्जैक्टली, है ना. हाँ, डर्माटोम्स मीन्स द एरिया ऑफ स्किन, है ना, लाइक एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर स्किन. जैसे अगर हम बोलते हैं कि ये एरिया ऑफ स्किन जो है दैट इज़ इसके लिए हमारा C5 नर्व रूट रिस्पॉन्सिबल है. इट मीन्स कि C5 नर्व रूट जो जाता है
वो इतना एरिया ऑफ स्किन जो है उसको सप्लाई करता है। लाइकवाइज C6 जो है वो हमारा इतना एरिया ऑफ स्किन को सप्लाई करता है। तो एरिया ऑफ स्किन पे सेंसरी फंक्शन जो है उसके लिए कौन सा नर्व रूट रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द डर्माटोम। एंड इसके अलावा मोटर फंक्शन के लिए कि मतलब एल्बो फ्लेक्शन के लिए या रिस्ट एक्सटेंशन के लिए या फिर फिंगर एबडक्शन के लिए कौन सा नर्व रूट रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कौन सा मोटर नर्व रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज इट्स रिस्पेक्टिव मायोटोम, है ना। मायो मीन्स मसल, है ना। तो इट मीन्स कि हमारा मतलब फिंगर एबडक्टर मसल जो है वहाँ से मतलब T1 जो नर्व रूट है, T1 से हमारा इफेरेंट नर्व रूट के थ्रू हमारा मोटर नर्व निकल रहा होगा एंड वो हमारा इवेंचुअली फिंगर एबडक्टर्स मसल जो है, एबडक्टर मसल जो है वहाँ तक जा रहा होगा एंड इवेंचुअली वो हमारा फिंगर एबडक्टर एक्शन जो है वो मतलब जो है वो करा रहा होगा। दैट इज़ द मतलब दैट्स वी से दैट फिंगर एबडक्शन के लिए हमारा T1 मायोटोम जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल। एंड इसके अलावा वी कैन सी कि हमारा C5 जो एरिया है जहाँ से हमारा जो सेंसरी नर्व्स है वो हमारा एंटर कर रहा होगा इनटू द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द एफेरेंट नर्व्स, है ना। एंड इवेंचुअली वो हमारा ब्रेन की तरफ जा रहा होगा। तो C5 लेवल पे ये नर्व एंटर करेगा एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि C5 नर्व रूट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसरी सप्लाई ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। तो दैट्स व्हाई वी से दैट ये इसके लिए हमारा C5 डर्माटोम है। ठीक है, आई होप सबको डर्माटोम एंड मायोटोम क्लियर हुआ। डर्माटोम एंड मायोटोम, है ना, ठीक है। एंड यू मस्ट रिमेंबर दीज डर्माटोम्स एंड मायोटोम्स, बट लेकिन यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा इन दिस केस, बट स्टिल इट्स बेटर कि आप इसको याद रखो। तो okay, so we can like we can use two different things. We can use the light touch and the pin prick. We can use सर मायोटोम फिर से बता दो। मायोटोम। फिर से बताओ, मायोटोम बेसिकली मीन्स कि हमारा मसल के लिए, मसल सप्लाई के लिए, मतलब अगर हम देखते हैं ना कि हर लेट्स से किसी भी हम मसल की बात करते हैं, लेट्स से हम कौन सा है डेल्टॉइड हो गया, डेल्टॉइड के लिए हमारे कौन से एक्सिलरी नर्व होते हैं। लेकिन अगर हम नर्व को ट्रैक डाउन करते हैं अप टू इट्स लेवल ऑफ, मतलब ठीक है हमें पता है कि वो हमारा नर्व जो है पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस के थ्रू होता हुआ जा रहा है, लेकिन उसके पीछे हम अगर ट्रैक करें तो हम वी कैन से कि एक पर्टिकुलर नर्व रूट होगा जहाँ से नर्व्स निकलती है एंड इवेंचुअली हमारा वो आगे जाके हमारा एक्सिलरी नर्व जो है वो आगे जाके हमारा डेल्टॉइड को सप्लाई करती है। तो इट मीन्स कि वी कैन से कि हमारा एक पर्टिकुलर नर्व रूट है जो कि हर एक मसल के लिए या फिर हर एक मोटर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज़ बेसिकली द मायोटोम। ठीक है, तो तभी हम मायोटोम्स को याद करते हैं विद लाइक अगर हम लोअर लिम्ब के मायोटोम्स की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि L2 नर्व रूट जो है, L2 नर्व रूट से जो हमारा मोटर नर्व आती है वो हमारा हिप फ्लेक्सर्स को सप्लाई करती है, तो वो हिप फ्लेक्जन एक्शन कराती है। लाइकवाइज L3 जो आती है वो हमारी नी एक्सटेंशन कराती है। ठीक है, इस तरह से वी कैन से कि हमारा मायोटोम्स रहती है। सबको क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है, क्लियर हुआ? यस ठीक है, क्लियर है। Okay, so ठीक है, and we can test the light touch and the pin prick, and we can use a cotton bulb, you can say, and a pin. Simply we can use a pin and we can just slightly prick it, and we can like ask the person whether the person is able to perceive those sensory input or not, है ना. And of course at that particular time we'll ask the person to look somewhere else, or maybe we will ask the person to close the eyes. सर Hmm. जैसे हमको अगर डर्मेटोम चेक करना है तो उसके लिए हम तो पेन टच प्रेशर वगैरह कर लेते हैं, और हाँ. अगर हमें मायोटोम यूज मतलब अगर चेक करना है, हाँ. टेस्ट करना है, तो फिर उसके लिए कैसे करते हैं? मायोटोम के लिए हम मेनली मसल टेस्टिंग कर सकते हैं ना। देखो ओके, मायोटोम पर्टिकुलर मसल का करेंगे फिर, वो रिफ्लेक्सेस वाला, नहीं नहीं, कौन सा, क्या रिफ्लेक्स में समझा नहीं। जो वो रिफ्लेक्स देखते हैं ना, क्या बोलते हैं, नी जर्क, वो हाँ हाँ, एंकल जर्क, ओके। वो वाले देखेंगे अगर मायोटोम के लिए अगर देख रहे हैं तो। नहीं नहीं, इसके लिए मेनली हम मसल रेजिस्टेंस देंगे ना मायोटोम चेक करने के लिए। मतलब हमें मेनली मसल स्ट्रेंथ चेक करना है यहाँ पे। तो मसल स्ट्रेंथ के लिए मेनली क्या रहेगा यहाँ पे आपका, वो रहेगा ना, मतलब आउट ऑफ 5, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, आउट ऑफ 5 जो है, आउट ऑफ 5, हाँ ठीक है मैं ठीक बोल रहा हूँ। आउट ऑफ 5 जो हमारा MMT जो रहता है, मसल स्ट्रेंथ जो रहता है कि मतलब अगर पर्सन ग्रेविटी के अगेंस्ट, अगर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट अगर कर पा रहा है तो इन दैट केस 4 या 5 लोगों देंगे। अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट पर्सन कर पा रहा है तो हाँ यस सर, यस सर, हाँ यस हाँ, सर, गॉट इट, गॉट इट। ठीक है।
तो वो रहेगा, मतलब वो ग्रेड हम यहाँ पे मतलब राइट एंड लेफ्ट एल्बो फ्लेक्शन के लिए हम ग्रेविटी अगेंस्ट पर्सन से पूछेंगे। अगर पर्सन नहीं कर पा रहा है इन दैट केस हम ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की बात हम करेंगे तब, है ना, तो वो ग्रेड हम यहाँ पे डालेंगे। एंड उसके बाद में टोटल हम वी विल जस्ट कैलकुलेट इट, एंड उसके बाद में हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो चेक इट कि एक पर्टिकुलर लेवल आपको देखने को मिलेगा, लेट्स से T8 के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि T1 में हमारा 0 मसल स्ट्रेंथ है, और यू कैन से मे बी 1 या कुछ तो, लेकिन एक लेवल जहाँ तक आपको 5 on 5 देखने को मिल रहा है, यू कैन से कि उस लेवल तक हमारा जो मायोटोम्स है वो मतलब हमारा इंटैक्ट है, लेकिन उसके बाद में हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, एंड उसके बाद में हमारा आगे जाके वो अफेक्टेड है, ठीक है। तो लाइक वाइज वी कैन फिगर इट आउट, है ना। लाइक वाइज हम इसमें लाइट टच एंड पिन प्रिक में भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा नंबरिंग अलग रहती है। यहाँ पे हमारा रहता है 0, 1 और 2, या तो पर्सन सेंसरी इनपुट परसीव नहीं कर पाएगा, या फिर प्रॉपर्ली कर पाएगा, या फिर ऑल्टर्ड रहेगा, कभी कर पा रहा है कभी नहीं कर पा, मतलब एक बार किया तो बोला कि हाँ कर रहा है, दूसरी बार किया तो बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा, मतलब समझ नहीं आ पा रहा है कि परसीव हो रहा है कि नहीं। तो इट मीन्स कि ये तो है ना 0, 1 और 2, दैट इज इम्पेयर्ड, है ना, एब्सेंट और नॉर्मल, and eventually we will just figure it out, and likewise we can figure out the level of spinal cord injury, and इसके अलावा हमें ग्रेड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हम यहाँ से फिगर आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली रहता क्या है कि द डिग्री ऑफ न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, तो वी कैन से कि फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कि वेदर द पर्सन हैज गॉट अ कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, या फिर द पर्सन हैज गॉट इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो यहाँ से भी वी कैन फिगर इट आउट कि अगर कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की हम बात करें, इट मीन्स कि देयर इज कंप्लीट लाइसिस और कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो कंप्लीटली स्पाइनल कॉर्ड अगर हमारी सारे ट्रैक्ट्स जो स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ट्रैवल करते हैं वो कंप्लीटली हमारे लाइगेट हो गए, तो इन दैट केस we can say कि there is complete spinal cord injury, and complete spinal cord injury check करने के लिए we can mainly check the sensory input, sensory मतलब this function mainly in the lower section, in the S3, or you can say in the S4 S5 region, ठीक है। तो mainly you can say in the buttock folds, और यू कैन से इन द एनल रीजन, यू कैन से कि हमारा क्या कहते हैं हम S4 S5 रीजन पे जो सेंसरी फंक्शन जो है वो हम चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सेंसरी इम्पेयरमेंट हमें देखने को मिल रहा है तो इन डैट केस वी कैन से कि उस पर्सन को कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। या फिर इसके लिए हमारे पास कुछ और टेस्टिंग भी रहती है, हमारे पास क्या क्या होता है, क्रेमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है एक, किसी ने सुना है क्रेमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स? यस सर, वो थाई अंडर थाई देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, है ना, मीडियल साइड ऑफ थाई पे अगर हम स्ट्रोक देते हैं तो मेनली इन द मेल्स यू कैन से कि सेम साइड टेस्टिकल जो है देयर इज अ रिफ्लेक्स वेयर इट रिट्रैक्ट्स बैकवर्ड्स, इट रिट्रैक्ट्स अपवर्ड्स, दैट इज द क्रेमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स। और अलॉन्ग विद दैट वी कैन गो फॉर द एनल रिफ्लेक्स एज वेल, तो एनल कॉन्ट्रैक्शन रिफ्लेक्स कि वो कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं, है ना। देयर कैन बी डिफरेंट, एक और था, एक और था, मैं भूल गया नाम। बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स, अगेन बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स भी हम हाँ। तो अगेन the in case of males the penis we can just like stimulate it, and eventually we can figure out whether like there is any movement in that or not, है ना। Likewise that is the bulbo cavernous reflex. So likewise we can figure out the different all these tests, and अगर वहाँ पे if there is no sensory or any function present there, then we can say there is a complete transection of the spinal cord, and then we can say there is complete spinal cord injury. And वर्स प्रोग्नोसिस किस में रहेगा, कंप्लीट में कि इनकम्प्लीट में? वर्स प्रोग्नोसिस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में इट विल बी इन कंप्लीट, ना कंप्लीट में तो वर्स होगा ना, है कि नहीं? ठीक है ठीक है, इट विल बी द वर्स इन केस। एंड इसके अलावा बाकी तो उस केस में भी कैन से देयर इट इज ग्रेड ए ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एशिया स्केल। इसके अलावा ग्रेड बी से लेके ई तक वी कैन से इट इज ऑल इनकम्प्लीट, मतलब बी से लेके डी तक इट इज ऑल इनकम्प्लीट, एंड ई जो है दैट इज नॉर्मल, ठीक है। एंड इन केस ऑफ ग्रेड बी वी कैन से it is incomplete spinal cord injury, but there is sensory but no motor function, ठीक है। मोटर फंक्शन परसीव मतलब प्रिजर्व नहीं कर पाए, लेकिन सेंसरी फंक्शन स्टिल वहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा ग्रेड सी में वी कैन से कि इनकम्प्लीट मोटर, मतलब मोर देन 50% ऑफ मोटर एक्टिविटीज जो है वो पर्सन कर पा रहा है
है ना. इसके अलावा सेंसरी इंटैक्ट है. एंड इसके अलावा अगर ग्रेड डी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे यू कैन से अगेन मोर देन 50% जो है वो मतलब है. यू कैन से जो मसल ग्रेड जो है, जो मसल फंक्शन जो है, इट इज़ मोर देन ग्रेड 3. मतलब मसल जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ मोर और इक्वल टू ग्रेड 3. एंड अगर ग्रेड 3 से कम है तो देन वी कैन से इट इज़ अंडर एशिया स्केल ग्रेड सी, है ना. एंड जितना ग्रेड ए की तरफ है उतना इट इज़ वर्स्ट, जितना ग्रेड ई की तरफ है उतना इट इज़ बेस्ट. ठीक है. एंड दीज आर द ग्रेड्स ऑफ एशिया स्केल. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द एशिया स्केल ना. Yes, sir. ठीक है. ओके. ठीक है. मुझे लगता है हम आज में स्केल्स ही कर लेते हैं बस. एंड बस ये 2 स्केल्स हमारी बची है. इसके बाद हम कंडीशंस कल से स्टार्ट करेंगे. ओके. ठीक है. रिफ्लेक्स टेस्टिंग स्केल तो हम इसकी बात कर चुके हैं ना. द एक्टिव रिस्पॉन्स और द नॉर्मल रिस्पॉन्स इज ग्रेड 2. ठीक है. राम्या आप माइक ऑफ करोगे. ओके. ठीक है. तो ग्रेड 2 जो है, ग्रेड 2 इज़ द नॉर्मल और एक्टिव रिस्पॉन्स जो कि हम लोगों में देखने को मिलेगा. एंड देन देर माइट बी ग्रेड 3 और 4 दैट इज़ हाइपर रिफ्लेक्सिया, और ग्रेड 1 and 0 that is hyporeflexia or areflexia. This can be seen in case of upper or lower motor neuron. Lower motor neuron. This can be seen in case of lower motor neuron lesion, the hyporeflexia, and the hyperreflexia in case of upper motor neuron lesion. And this is in case of normal individuals. Okay, that is the grade 2. Okay, and the last one that is the modified Ashworth scale. Can anyone tell me Ashworth scale या modified Ashworth scale किस में यूज होता होगा? Spasticity. इन केस ऑफ हाँ मसल टोन, है ना. मसल टोन बेसिकली मसल टोन टेस्ट करने के लिए वी कैन यूज इट. हाँ, तो वी कैन कॉल इट एज स्पास्टिसिटी. तो एशवर्थ स्केल पहले होता था. द एशवर्थ स्केल वाज सिंपली कि जहाँ पे ये ग्रेड 1 प्लस नहीं था, मतलब सिंपली इट वाज 0 1 2 3 4, है ना. 5 ग्रेड्स थे. लेकिन अब हमारे पास 6 ग्रेड्स है. एक ग्रेड और बीच में ऐड कर दिया, दैट इज़ ग्रेड 1 प्लस. तो इसके अकॉर्डिंग इसको नाम दे दिया गया हमारा मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल सिंपली, है ना. एंड ग्रेड 0 इट मीन्स देर इज़ नो मसल टोन. मसल जो है इट इज़ कम्प्लीटली फ्लैसिड, है ना. तो अगेन मसल टोन हमें कम या नो मसल टोन किस में देखने को मिलेगा, अपर या लोअर मोटर? लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ना. उसमें हमारा ग्रेड 0 या 1. ओके. तो 1 इज देर इज स्लाइट इंक्रीज इन मसल टोन, है ना. एंड मेनली यू कैन सी देर कैन बी मैनिफेस्टेड बाय कैच एंड रिलीज. तो ड्यूरिंग अ रेंज ऑफ मोशन देर माइट बी अ सडन इंक्रीज इन द मसल टोन एंड देन इट विल बी रिलीज. मतलब उसके बाद में इट विल रिलीज, है ना. तो बीच में वी कैन से सडन मसल टोन आया, उसके बाद में इट गॉट रिलीज, है ना. मतलब वो अगेन इट बिकेम फ्लैसिड. तो वी कैन से लाइकवाइज देयर माइट बी सडन कैच एंड देन रिलीज, है ना. और बाय मिनिमल रेजिस्टेंस एट द एंड. तो मतलब देयर माइट बी सडन स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस. मतलब हमारा जो मसल टोन है, सिर्फ इतना मसल टोन है हमारी मसल में कि बाय द एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन देर इज स्लाइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है. तो इतना सा हमारा मसल टोन है, दैट इज ग्रेड 1. ग्रेड 1 प्लस इज अगेन देर इज अ बिट ऑफ मोर अमाउंट ऑफ मसल टोन and you can say कि followed by minimal resistance throughout the remainder of the range of motion by the half of the range of motion, less than half, है ना. उसमें अगर रेंज ऑफ मोशन मतलब एक तो हमारा ग्रेड 1 जो था वहाँ पे बिल्कुल एंड पे हमारा मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ टोन था. लेकिन इन केस ऑफ 1 प्लस हमारा लेस देन हाफ ऑफ रेंज ऑफ मोशन में मसल टोन हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज़ ग्रेड 1 प्लस, है ना. एंड इसके अलावा ग्रेड 2 जो है दैट इज़ मोर देन हाफ ऑफ रेंज ऑफ मोशन. मतलब बट यू कैन से कि more marked increase in muscle tone throughout most of the range of motion. ठीक है. more than half of the range of motion you can see this. and in grade 3 there is a considerable increase in muscle tone throughout, ना. throughout हमारा complete range of motion में अच्छा खासा मसल टोन है. and grade 4 is completely, if it becomes completely rigid, है ना. देर इज़ नो अमाउंट ऑफ मूवमेंट. इवन हम पैसिवली भी अगर करना चाह रहे हैं, स्टिल पैसिवली भी कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही वहाँ पे, बिकॉज इट हैज़ बिकम सो मच रिजिड, है ना. तो दैट्स वाई दैट इज़ ग्रेड 4. ग्रेड 3 क्या था, वहाँ पे हम पैसिवली एटलीस्ट कर पा रहे हैं. मतलब मसल टोन काफ़ी ज़्यादा हो गया, काफ़ी स्पास्टिक हो गया, लेकिन स्टिल हम पैसिवली वहाँ पे कर पा रहे हैं. एंड ग्रेड 4 इज़ बिल्कुल रेंज ऑफ मोशन हमारा हट गया है. ग्रेड 2 इज़ की मोर देन हाफ ऑफ रेंज ऑफ मोशन में हमारा स्पास्टिसिटी है. ग्रेड 1 प्लस इज़ जहाँ पे लेस देन हाफ ऑफ रेंज ऑफ मोशन में हमारा टोनिसिटी है. एंड उसके बाद ग्रेड 1 जो है वहाँ पे हमारा बिल्कुल एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन में टोन है. एंड ग्रेड 0 इज़ जहाँ पे नो मसल टोन, कम्प्लीटली इट इज़ फ्लैसिड, दैट इज़ modified Ashworth scale. And
जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू टेस्ट द मसल टोन ऑफ एन इंडिविजुअल। सबको एक क्लियर हुआ? तो एक बार फिर से बताओ। सारा देखो एक बार ऐसे बताता हूँ मैं। ग्रेड 0 जो है दैट इज़ नो मसल टोन। ग्रेड 4 जो है दैट इज़ कम्प्लीटली रिजिड। आपने देखे होंगे ऐसे पेशेंट्स अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के मेनली, जहाँ पे आप पैसिवली भी अगर मूवमेंट कराना चाह रहे हो स्टिल वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है बिकॉज इट इज़ सो मच रिजिड। वहाँ पे हम रेंज ऑफ मोशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली रिजिड टू फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इसके अलावा ग्रेड ग्रेड 1 ग्रेड 2 की एंड ग्रेड 3 की अगर हम बात करें तो ग्रेड 3 वी कैन से ग्रेड 3 जो है यहाँ पे पैसिवली अगर हम पैसिव मूवमेंट कर रहे हैं तो पैसिव मूवमेंट में विद डिफ़िकल्टी हम रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं पर्सन को, लेकिन स्टिल अगेन देर इज़ डिफ़िकल्टी। लेकिन एक्टिवली देर इज़ नो रेंज ऑफ मोशन, दैट इज़ ग्रेड 3। ग्रेड 2 की अगर हम बात करते हैं, ग्रेड 2 में वी कैन सी मोर देन हाफ ऑफ रेंज ऑफ मोशन में देर इज़ मसल टोन, है ना। मतलब पर्सन जब खुद से एक्टिविटी कर रहा है तो इन दैट केस मोर देन हाफ ऑफ रेंज ऑफ मोशन में देर इज़ अच्छा खासा एक हमारा स्पासिसिटी है, उसके बाद में इट बिकम्स नॉर्मल, है ना। तो इट मीन्स दैट इज़ ग्रेड 2। ग्रेड 1 प्लस मीन्स कि लेस देन हाफ ऑफ रेंज ऑफ मोशन में, मतलब अगर हम एल्बो फ्लेक्शन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 85 या 80 डिग्री से कम हमारा एल्बो फ्लेक्शन में देर इज दिस स्पासिसिटी, एंड उसके बाद में इट बिकम्स नॉर्मल। तो दैट इज़ ग्रेड 1 प्लस। एंड बाय द एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन अगर स्लाइट हमें टोन इंक्रीज मिलता है दैट इज़ ग्रेड 1। एंड इफ देर इज़ नो टोन एट ऑल पूरे रेंज ऑफ मोशन में दैट इज़ ग्रेड 0। ओके, ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेनली अगेन हमें सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं देना है, लेकिन इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स यहाँ से आप कितने सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो कि हर एक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ना कि ग्रेड 1 प्लस में हमें क्या देखने को मिल रहा है। 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके कि मोर देन रेंज ऑफ मोशन, लेस देन रेंज ऑफ मोशन, बाय द एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन और कम्प्लीटली रिजिड, है ना। तो इन दैट केस यू नीड टू फिगर आउट कि ग्रेड 1 प्लस में क्या हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे इस मतलब ऐसे टाइप के इनसे, ठीक है। तो ओके, तो अलॉन्ग विद दैट वी कैन सी देर आर अदर a lot of other skills as well ना। वर्क बैलेंस स्केल है होता है एंड a lot of other skills as well। तो बट मेनली जो मेजर जो हमारे स्किल्स है उसकी हमने यहाँ पे बात कर ली है। एंड आई थिंक वी आर क्लियर विद दिस स्किल्स। एंड आई एम होपफुल कि सबने ये स्किल्स पढ़े ही होंगे अपने मतलब कॉलेज टाइम में। इवन अगर आपने आपने वो नहीं किया होगा, मतलब इसको यूज़ नहीं किया होगा, बट स्टिल बट अगर आपके पास पॉसिबल है तो यू मस्ट यूज़ इट, है ना। मेनली जैसे स्पाइनल कॉर्ड, मेनली आपका मेरा फेवरेट जो है वो एशिया स्केल है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद एशिया स्केल आता है। एंड जब आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स के ऊपर आप एशिया स्केल करते हो आप, देन यू इजली फिगर आउट कि कौन सा लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है एंड वो सब चीज़ें। एंड काफ़ी इट बिकम्स लाइक मतलब काफ़ी मतलब इट बिकम्स लाइक इवन इट बिकम्स प्रोफेशनल एज वेल कि आप प्रोफेशनली आप स्केल यूज़ कर रहे हो एंड देन इवन आप फिगर आउट कर रहे हो, है ना। तो that is better than just going through those some of the files। उस पेशेंट की हमने फाइल्स देख ली एंड कौन सा लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उसका फ़ायदा नहीं है। हमें खुद से हमें टेस्ट करना चाहिए जिसकी कौन सा लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है एंड कितना ग्रेड एशिया स्केल का कितना ग्रेड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग वी कैन फिगर आउट कि हमें किस तरह से वी नीड टू मेक अ रिहैब प्रोटोकॉल उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए ना, ठीक है। बट आई होप वी आर क्लियर टिल नाउ, ठीक है। यहाँ तक हमें क्लियर Yes, है sir. स्केल्स। Yes, sir. ओके, तो फिर हम कंडीशंस कल से ही स्टार्ट करते हैं। देखो कंडीशंस सारी कंडीशन ऑलमोस्ट आई डोंट थिंक इसके अलावा मतलब कुछ कंडीशंस होगी जो कि बच्चे होगी, लेकिन मेनली हमारी सारी कंडीशंस जो है वो कवर हो गई है यहाँ पे। तो उसको हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे एक एक करके। तो लेट्स सी हम कल में कितनी कल में हम इसको ट्राई करेंगे न्यूरो कंप्लीट करने का। मे बी हम शायद 2-3 कंडीशंस हमारी बचेगी तो वो मे बी हम डे आफ्टर टुमारो जो है वो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मेनली हमारा मेनिंजाइटिस हम मेनली स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसमें न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस एज वेल एज कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी होगी हमारी। कोई एग्जांपल बता सकते हैं कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस का? एक आपने सुना होगा दैट इज़ ओसीडी सुना है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नहीं, किसी ने सुना नहीं? Yes, sir. ऑब्सेसिव कंपल्सिव है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव Yes, sir. डिसऑर्डर है ना। या फिर इसके अलावा एक होता है हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो यहाँ पे कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्सन का बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड हो रहे हैं या फिर पैरालाइज्ड हो रहा है, कुछ हो रहा है या कोऑर्डिनेशन अफेक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब अगेन मेंटल फंक्शन से ही रिलेटेड है, लेकिन जिस तरह से हम परसीव करते हैं चीज़ों को, वो जो इंडिविजुअल्स है वो उस तरह से परसीव नहीं कर पाते, या पर उनके लिए। ओसीडी में ऐसा होता है क्या कि आपको हाँ, ऐसा घर वर साफ होना चाहिए, नहीं तो आप पागल जैसे हो जाते हो? मतलब हाँ, मतलब एक ना एक एक कंपल्शन आ जाता है आपके अंदर कि मतलब साफ, ये जो है ना, ये एक एक इट इज़ एक इसका एक मतलब पार्ट है कि ऐसा हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, कि मतलब एंड ज़रूरी नहीं कि मतलब ये सिर्फ ओसीडी है तो कोई कोई पेशेंट, मतलब कोई वैसा ही, ये हम लोगों में भी देखने को मिल सकता है। मे बी हम में से किसी को आदत हो बार बार हाथ धोने की, है ना, नहीं, या। बट लाइक हाँ, पागलपन से थोड़ा ज्यादा है, जैसे नॉर्मली हम लोग खाना खाने से आगे पीछे या थोड़ा हाँ, बहुत बाहर आने के बाद, मतलब बाहर से अंदर आने के बाद में हाँ, हाथ धो लेते हैं। बट कुछ लोग बिल्कुल ही पागल जैसे होते हैं कि हाँ, थोड़ा भी गंदा उनको टच भी कर दो तो वो चिढ़ जाते हैं। हाँ, हाँ, मतलब पर्सन जो है वो एग्रेसिव हो सकता है, या फिर पर्सन जो है वो रेस्टफुल नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा वही एजिटेटेड होगा, वो वर्ड मैं फिर से यूज़ करूँगा, एजिटेटेड बहुत ज़्यादा पर्सन होगा, या फिर पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब हाँ, अगेन एग्रेसिव भी हो सकता है इंडिविजुअल जो है कि वो चीज़, मतलब वो चीज़ होगी वहाँ पे कि या फिर उनको चीज़ें जो है वो ओरिएंटेड चाहिए, मतलब इसके पीछे एक अगेन पूरा मतलब वो रहता है कि आपको सब कुछ सिमेट्रिकल, सब कुछ एक बार प्रॉपरली अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो इन दैट केस आपका माइंड जो है वो पीसफुल है। थोड़ा सा अगर वो अपनी जगह से हट जाता है, इन दैट केस आपका माइंड जो है वो परसीव नहीं कर पाता उनको प्रॉपरली, एंड वो सब एंड अगेन कन्फ्यूज हो जाता है, एंड उसके बाद में कन्फ्यूजन की वजह से पर्सन जो है वो मे बी एजिटेशन, या फिर पर्सन जो है वो एग्रेसिव हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये एक इसका एस्पेक्ट है, इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती है। एक पर्सन की आदत है एक एक पर्टिकुलर तरह से काम करने को, या कुछ भी, तो वो उसी तरह से करना चाहेगा, वरना उसको मतलब एक कंपल्शन रहेगा बॉडी में कि मतलब उस पर्टिकुलर मैनर में वो काम नहीं किया गया है कुछ, तो इस तरह के दैट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो पर्सन ऑब्सेस्ड है उस कंपल्शन को लेके, एक पर्टिकुलर कंपल्शन को लेके। तो अगेन बहुत वियर्ड कंडीशन है नहीं सर। वैसे ही हमारा एक ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, वहाँ पे भी हमें ऐसे ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो बहुत आइसोलेशन में चला जाता है, बहुत मतलब अकेला रहना पसंद करता है, and इसके अलावा ये छोटे बच्चों में होता है ना, छोटे छोटे बच्चों छोटे में, बच्चों हाँ, में। हाँ, एक मतलब जो चीज़ों को है वो उल्टा रखने का वो मतलब टेंडेंसी होती है, तो टॉयज़ वगैरह जो होते हैं वो उठा के उसको उल्टा कर देता है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो उल्टा कर, तो मतलब इसलिए बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, एंड दैट्स वाई ब्रेन इज़ नॉट दैट सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो जैसे हमने क्लूवर ब्यूसी सिंड्रोम पढ़ा था, जहाँ पे हमने एमिगडाला को रिमूव करके मतलब वहाँ पे देखा था ना कि क्लूवर ब्यूसी सिंड्रोम हो रहा है इंडिविजुअल को, तो वहाँ पे हाइपर सेक्सुअलिटी, हाइपर ओरैलिटी एंड वो सब चीज़ें इंक्रीज हो रही थी। तो अगेन एग्जैक्ट रीज़न इन कंडीशंस के भी लिए मतलब अभी तक मतलब हम लोगों को पता नहीं है, एंड दैट्स व्हाट इट लाइक दैट्स द रीज़न व्हाई इट बिकम्स सो मच स्केरी, मतलब न्यूरो कंडीशंस जो है कि हमारे पास एग्जैक्ट रीज़न भी नहीं है, जस्ट फॉरगेट अबाउट द ट्रीटमेंट, काफ़ी कंडीशंस के लिए रीज़न भी नहीं है कि ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। तो दैट्स वाई लाइक दैट इंक्रीजेज द स्कोप इन रिसर्च इन स्पेसिफिकली इन न्यूरो ना, कि कितनी सारी रिसर्च के लिए कितने सारे टॉपिक्स न्यूरो में आपको मिल जाएंगे। आई डोंट थिंक इतने टॉपिक्स आपको किसी और चीज़ में मतलब किसी और स्पेशलाइजेशन में मिलेंगे जितने यस आपको न्यूरो सर। में मिलेंगे ना। ठीक है, तो यस सर। दैट्स वाई इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आपको अगर आप रिसर्च की बात करते हो, या फिर आप मास्टर्स में अगर आप बात करोगे, वो आपको घिसे पेटे वही स्ट्रोक वगैरह आपको बोलेंगे आप वही करो, वरना बाकी आप कहाँ से सैंपल लेकर आओगे, वो कहाँ से करोगे, कहाँ से करोगे, तो यहाँ पे इतना उसकी सर बात नहीं ऐसा करते, होता है लेकिन ना, इंडिया में, इंडिया हाँ, नहीं सभी जगहों पे ज्यादातर लोग डायग्नोस ही नहीं कर पाते, ट्रीटमेंट तो सब कर देते हैं, हाँ, कुछ बिकॉज भी। बिकॉज वो अभी अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ है, काफ़ी सारी कंडीशंस है जो कि डिस्कवर ही नहीं हुई है, या फिर डिस्कवर अगर हुई है तो उसका रीज़न अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए, मतलब जो साइंटिस्ट है वो सब। तो दैट्स वाई मतलब ये मेन इसका रीज़न है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का। दैट्स वाई मतलब अगेन ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी तो सबसे ज़्यादा है, मतलब बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी तो हम फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन ब्रेन ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है कि वहाँ पे समझना मुश्किल है, तो दैट्स वाई इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। ठीक है, ओके, सो लेट्स और कोई डाउट किसी को? अच्छा। ठीक है, ओके, तो लेट्स फाइंड इट अप, एंड फिर कल से हम स्टार्ट करते हैं विथ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, ओके देन, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you. ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।